हेलो गाइस, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं हम लोग काफ़ी अच्छी होगी। आज के इस वीडियो में हम पूरी क्लास 10 केमिस्ट्री को मात्र 1 घंटे के अंदर रिवाइज करने वाले हैं। बिलीव मी, इससे बेस्ट रिवीजन वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। सेम वीडियो हमने इंग्लिश के लिए भी बनाई थी, जिसमें हमने 1 घंटे के अंदर कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस को रिवाइज किया था। उस वीडियो पे काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स दिया था आपने। काफ़ी सारे बच्चों को कमेंट्स आए थे कि भैया इस वीडियो से हमने पूरी सिलेबस को बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लिया और एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। सेम वीडियो आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के लिए बना रहा हूँ। बट आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, बहुत मेहनत लगी, बिलीव मी, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक करो। ठीक है, 10, 15, 20 हज़ार जितना तुम कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो इस वीडियो को और अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। ठीक है, ग्रुप्स, स्कूल ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए और उसको इसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। बिलीव मी, अगले 1 से 1.5 घंटे के लिए एक कोने में बैठ जाओ और आपकी बहुत तगड़ी रिवीजन हुई होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, जिन नोट्स के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे खुद के नोट्स नहीं है। ठीक है, देखो तुम लोग मेरे छोटे भाई बहन हो तो तुम लोग से मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं है। बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में एक सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड की जाती है, जो लोग दिल्ली से होंगे उन्हें पता होगा। तो उसके शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए तो इसके लिंक वगैरह जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको खुद भी एक बार रिवाइज कर सकते हो। बट पहले वीडियो देख लो, वीडियो से रिवाइज कर लो, उसके बाद जब जैसी वीडियो खत्म होती है आप खुद इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप खुद भी एक बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है भैया, ओके शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? बहुत ही आसान चीज़ है। देखो, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखो, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट कर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बन जाता है, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एक बहुत ही आसान एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे देखो ये रहा H2 + O2। जब इनको हम लोग आपस में मिलाएंगे, रिएक्ट कराएंगे, इससे क्या बनेगा? H2O, वाटर। हम सभी को पता है। ठीक है, अभी बैलेंसिंग छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? देखो, एक सब्सटेंस आपका ये था H2, एक सब्सटेंस आपका क्या O2 था। ठीक है, इन दोनों को जब मिलाया तो एक तीसरा सब्सटेंस बन गया जो कि बिल्कुल अलग है इन दोनों से। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होता है। ठीक है, जलता है बहुत ज़्यादा। जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है? वो आग को, हीट को सपोर्ट करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग जलेगी नहीं कभी भी। बट वहीं पे जो उसका H2 है, जो इनसे मिलकर प्रोडक्ट बना है, वो क्या है? वो आग को बुझाता है। तो समझ रहे हो, देख रहे हो, प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। तो वही होती है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है भैया, बहुत अच्छा समझ आ गया। देखो, अगला टॉपिक है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। देखो, ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ये कि H2 + O2, तो H2 बनता है। तो जो ये हिस्सा ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? इससे हाइड्रोजन हिस्सा ले रहे हैं और ऑक्सीजन हिस्सा ले रहे हैं। तो जो हिस्सा लेते हैं उन्हें बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे H2 + O2 से क्या बना हमारा? H2O बना। तो जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। देखो, एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन, जैसे आपका जो डाइजेशन ऑफ फूड है उसे भी, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन है, अगर आयरन में, लोहे में जंग लग रहा है, वो भी आपका एक केमिकल रिएक्शन है। मैग्नीशियम रिबन अगर बर्न हो रही है, वो भी क्या केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो दही बनती है, वो भी क्या केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है? देखो, हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है? तो कहीं भी अगर स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब कहीं भी किसी भी सब्सटेंस का अगर स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब कि अगर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है, अगर कभी भी स्टेट चेंज हो रहा है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। अगर कभी भी कलर में चेंज हो रहा है, मतलब कि पहले किसी का कलर ग्रीन था, बाद में ब्लू हो गया, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर पहले कम था फिर ज़्यादा हो गया, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर पहले ज़्यादा था फिर कम हो गया, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि भाई गैस निकल रही है, तो कहीं अगर मतलब कि तुमने किसी दो चीज़ों को मिलाया और दो चीज़ों को मिलाने से वहाँ पे गैस निकल रही है, तो मतलब क्या है? वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें 1 घंटे के अंदर रिवाइज करना है, तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें उससे कैसे दिखा सकते हैं? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन के थ्रू दिखा सकते हैं। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि देखो ये रहा, जिंक + सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिंक + सल्फ्यूरिक एसिड, इनको हमने ऐड करा तो क्या बना? जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझने वाली बात नहीं है, पहले जो कॉन्सेप्ट समझा रहा है वो समझो। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को हमने मिलाया तो हमारे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। अब ये थोड़ा कि बार बार हम जिंक + सल्फ्यूरिक + हाइड्रोजन, ये बार बार वर्ड थोड़ा लिखेंगे, बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो फिर हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए, इसको सिंपलीफाई करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस करा? हमने केमिकल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करा। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट होते हैं ना, जैसे कि जिंक आपका एक एलिमेंट है, आपका हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो जो भी एलिमेंट है उनके सिंबल को यूज करते हैं। मतलब कि उनका पूरा पूरा वर्ड लिखने के बजाय उनके जो सिंबल है, उनके शॉर्ट फॉर्म सिंबल है, उनको यूज करते हैं, उसे बोलते हैं क्या है? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन लिखी होगी। देखो,
अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन दिखा सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या है, एलिमेंट के सिंबल को हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये जो आपकी रिएक्शन थी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है, ठीक है। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है, तो हमने इसको Zn से दिखा दिया। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको H2SO4 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन को क्या होता है, H2 होता है। तो देखो इसको हमने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है। बेसिकली जो एलिमेंट है उनको हम लोग उसके सिंबल के फॉर्म में दिखा देते हैं, इसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अच्छा एक और चीज़ है कि जब भी कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उसे हमें बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है तुम कमेंट में बताओ, कमेंट में, चैट बॉक्स में, जहां भी तुम ये वीडियो देख रहे हो कि कोई भी इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, उसे बैलेंस करना जरूरी क्यों है। तो अगर आपको याद होगा तो 9वीं कक्षा में, 9वीं क्लास में चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन द केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कि क्या कह रहे हैं कि रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम है सेम प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, मतलब कि सेम होना चाहिए, ठीक है। तभी तो बैलेंस होगा ना रिएक्शन। तो इसलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। क्यों, अगर मतलब सवाल आ गया आपसे कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई मैटर ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए जो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम वो आपकी रिएक्टेंट में वो आपकी प्रोडक्ट में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भैया किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, बाकी आप खुद समझदार हो, आप समझ लोगे, ठीक है। जैसे आपका ये इक्वेशन है, ठीक है, जैसे आपकी ये इक्वेशन है, तो अब इसे बैलेंस कैसे करें। सबसे बेस्ट तरीका आपका वो है हिट एंड ट्राई, ठीक है। तो क्या करना है, देखो सिंपल क्वेश्चन करना होता है, एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, एक बॉक्स बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे उसमें क्या करना है, तुम्हें सिंपली क्वेश्चन करना, देखो यहाँ पे तुम्हारे एटम है, ठीक है। एटम कौन कौन से है इसमें, कौन कौन से एलिमेंट है, एक आपका Fe है तो Fe नोट कर लो, दूसरा क्या है आपका हाइड्रोजन है तो वो कर लो, और तीसरा क्या आपका ऑक्सीजन है, और तो कुछ नहीं है। देखो ना आपका एक Fe है, आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बाकी तो कुछ नहीं है, इनमें से मिलकर बन रहा रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखो रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखो रिएक्टेंट, R मतलब रिएक्टेंट और P मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिएक्टेंट में Fe के कितने मॉलिक्यूल हैं बताओ, यहाँ पे कितने एटम है, एक ही है सिंगल, तो यहाँ पे एक लिख दो, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट में कितना है Fe के कितने प्रोडक्ट में, देखो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट में 3 है, Fe3, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या हो गया, प्रोडक्ट में यहाँ पे हो गया 3, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन के कितने हैं, देखो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में, मतलब कि रिएक्टेंट क्या होता है आपके लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2 है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 2, लिख दो यहाँ पे सिंपली 2, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, यहाँ पे कितने 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ भी 2 लिख दो, प्रोडक्ट में भी सेम है। अच्छा बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल है, देखो एक है सिंपल, यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4, तो यहाँ पे क्या लिख दो 4, बस काम खत्म हो गया, बैलेंस हो गया इक्वेशन अपने आप, तुम्हें कुछ नहीं करना। अब इस बॉक्स को तुम्हें फिल करना, तरीका क्या है, उस एलिमेंट को पकड़ो जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। तो अब तुम लोग चैट बॉक्स में बताओ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है, Fe के पास है, H के पास है या फिर O के पास है, भैया सिंपल दिख रहा है, सबसे ज़्यादा क्या है ऑक्सीजन के पास है। तो पहले इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, पहले क्या है, पहले इसको बैलेंस करेंगे। तो अब ये सब भूल जाओ, ठीक है, ये सब क्या है इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे टेबल में ऑक्सीजन के कितने प्रोडक्ट में कितने हैं, 4 है। प्रोडक्ट में अगर 4 है तो अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बराबर हो गया भैया, सिंपल वही करना है अपने को। यहाँ पे क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ग्रेट। बट यहाँ पे एक दिक्कत होगी, दिक्कत क्या है कि भाई ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, देखो यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ भी क्या है 4 है, बट हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे कितना देखो 4 4 × 2 8, हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल्स हो गए आपके रिएक्टेंट साइड में, और जबकि प्रोडक्ट में कितना है 2 ही है, तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि रिएक्टेंट में कितना हो गया, रिएक्टेंट में आपके कितने हैं 8 हो गया ना, तो अगर मैं इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, इधर क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ध्यान से देखो, इधर क्या है 4 × 2 = 8 एटम्स है, इधर कितना है 4 × 2 = 8 एटम पर है। तो अपना क्या आ गया, अपना ये भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब क्या रह गया आपका, अब सिर्फ आपका Fe रह गया। तो Fe देखो कितना है, Fe प्रोडक्ट में कितना है 3 है, और यहाँ रिएक्टेंट में कितना है 1 है। तो अगर सिंपली कुछ नहीं तो बच्चों वाली चीज़ है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बराबर हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या करना है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो चुकी, चेक कर लो, चेक कर लो जी, चेक कर लो जी। देखो इधर कितने हैं 3 है, इधर कितना है 3 है, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, बैलेंस होगी रिएक्शन, ठीक है। ये आपका तरीका है, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइम हमारे पास थोड़ा कम है तो हमें आगे के चलना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक हमारा वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितनी टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। पहला आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो किसी बच्चे को अगर पकड़ूँ मैं, छोटे बच्चे को, और उसको मैं बताऊँ वो भी समझ जाएगा। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, कंबाइन करना, इकट्ठा करना। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लो तो कुछ भी सिंपल है, जैसे मान लो कि A
प्लस बी, ठीक है, ये दो है, ये जुड़कर आपस में एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं सी, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, कुछ फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे आपका बर्निंग ऑफ कोल है, ठीक है, आपका बर्निंग ऑफ कोल है मतलब कि कोयले का जलना, तो उसमें क्या होता है सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये अलग अलग एटम है, अलग अलग आपके एलिमेंट है, ये मिलकर आपका क्या बना रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब कि दो रिएक्टेंट मिलकर आपस में एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपका वाटर है आपका, तो H2 प्लस O2 क्या बनाता है आपका H2O, ठीक है, आपका वाटर बनाता है, सिंपल है। जैसे आपका CaO है, CA मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको अगर मैं वाटर के साथ ऐड करूं तो क्या बनाएगा आपका CaOH2, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिस किसी की भी आगे OH लगा उसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये क्या होता है, देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अब काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं कि भैया एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है या फिर हीट अब्जॉर्ब होती है, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कितने बच्चे हैं जो कि एक्सोथर्मिक में और एंडोथर्मिक में कंफ्यूज होते हैं कि किसमें हीट रिलीज होती है किसमें हीट अब्जॉर्ब होती है। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका जो मैंने याद किया था। देखो एक्सोथर्मिक में क्या है, एक्सोथर्मिक में क्या लिखा है, एक्स लिखा है, ठीक है, एक्स, तो एक्स से क्या याद आता है भैया, एक्स से तो वो याद आती है, चलो वो हटाओ उसको छोड़ो, एक्स से क्या होता है एग्जिट, है ना, तो एग्जिट मतलब क्या होता है बाहर जाना, ठीक है, एग्जिट मतलब क्या होता है बाहर जाना, तो एग्जिट का एक्स और एक्सोथर्मिक का भी एक्स, तो मतलब कि बाहर जाना, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे याद किया था कि भाई एक्सोथर्मिक का एक्स पकड़ लो और एक्स से क्या होता है एग्जिट होता है मतलब बाहर जाना, तो जिसमें हीट बाहर जाती है, जिसमें हीट रिलीज होती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो एंडो होगा उसका अपोजिट होगा, मतलब अगर एक में हीट रिलीज हो रही है तो दूसरे में अब्जॉर्ब भी होगी, सिंपल फंडा है। तो ऐसे मैंने याद किया था, ठीक है, एक्सोथर्मिक का, बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक है वो है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो इसका उल्टा है, कॉम्बिनेशन का जो उल्टा होता है उसे बोलते हैं डीकंपोजिशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट क्या बोला मैंने, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट आपकी दो या दो से ज्यादा में प्रोडक्ट में टूटता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है कॉम्बिनेशन में दो जुड़ के एक बन रहे थे, यहाँ पे क्या होगा एक को तोड़ के दो बनेंगे, मतलब एक रिएक्टेंट वो टूट के स्प्लिट हो जाएगा दो चीजों में, दो या दो से ज्यादा चीजों में, ठीक है। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट मतलब कि टूट जाता है दो या दो से ज्यादा चीजों में उसे बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे आपका ये है जो ए है सिंगल रिएक्टेंट है, ये B प्लस C में टूट जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये कई टाइप्स की होती है, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन आपकी कई टाइप्स की होती है, आपकी थर्मल डीकंपोजिशन, आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, आपकी फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो इनको वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। देखो जैसे नाम से पता लग रहा है क्या है थर्मल, ठीक है, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है थर्मल डीकंपोजिशन। तो थर्मल मतलब क्या होता है, जहां भी वर्ड आ जाए ना थर्मल, उसका मतलब होता है हीट, कहीं ना कहीं हीट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जो कि हीट के द्वारा होती है उसे बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें आपका हीट का यूज हो रहा है उसे बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये रहा FeSO4, इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। तो इसमें हमने हीट दिया, ठीक है, ये आपका सिंगल रिएक्टेंट है, इसमें मैंने हीट दिया, इसको गर्म किया तो ये क्या ये टूट जाएगा, ठीक है। ये आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और SO2 में SO3 में टूट जाएगा, ठीक है, आपका ये स्प्लिट टूट जाएगा बेसिकली, ठीक है। आपका एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका ये CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अगर मैं इसको हीट दूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट दूंगा तो ये टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में ये टूट जाएगा, ठीक है। देखो CaO और CO2 में ये टूट जाएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं क्विक लाइन, ठीक है। तो ऐसी डीकंपोजिशन जिसमें हीट के द्वारा वो टूटता है उसे बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। अगला क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। देखो सिंपल नाम से पता लग रहा है कि ऐसी डीकंपोजिशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा टूटता है, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो डीकंपोजिशन हो रहा है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, वो है वाटर जो पानी है, पानी में करंट दौड़ा दो, ठीक है, पानी है H2O, उसमें करंट लगा दो तो क्या है आपका H2 और O2 अलग हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है भैया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आगे चलते हैं। अगला आपका है वो है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। देखो नाम से पता लग रहा है क्या है फोटो, तो फोटो से क्या होता है फोटोन याद आ रहा है, फोटो से मतलब क्या है फोटोन, और फोटोन क्या होता है आपके पार्टिकल्स होते हैं, लाइट के पार्टिकल्स, सनलाइट के पार्टिकल्स, है ना। तो ऐसी डीकंपोजिशन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है, क्या बोला मैंने, ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है उसे बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपके पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल ये रहा 2AgCl, तो Ag मतलब क्या होता है सिल्वर, तो सिल्वर क्लोराइड मतलब कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसको अगर मैं सनलाइट में रख दूंगा तो वो टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा सिल्वर में और क्लोराइड में टूट जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सेम वही आपका सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब Br लगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर मैं सनलाइट में रखूंगा तो वो टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा Ag में, सिल्वर में और ब्रोमाइड में टूट जाएगा। अच्छा इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि जो ये जो रिएक्शन है ना, मतलब इसे कहाँ पे, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये रिएक्शन है इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें इन रिएक्शन का यूज होता है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आपको ये दोनों रिएक्शन लिख सकते हो आराम से, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने कि एक्सो मतलब क्या होता है बाहर जाना, तो एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट।
अगला क्या है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेस, मतलब कि हटा देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो कि इसको ऐसे समझो तुम, जैसे मान लो कि तुम सबने बचपन में डोरेमोन देखा होगा, ये सबने देखा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो नोबिता है वो चाहता है कि भाई मैं शिजुका के पास जाऊँ, उससे बात करूँ, बट वहीं पर जो जियान है जो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है वो उसको लात मार के भगा देता है। ठीक है, फिर वो अपने डोरेमोन के पास जाता है रोते रोते कि डोरेमोन मुझे गैजेट चाहिए। ठीक है, हटाओ उस सब चीज़ को। तो वही चीज़ क्या है कि मतलब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को भगा देता है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे ये Fe प्लस CuSO4। ठीक है, Fe मतलब आयरन, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। तो Fe प्लस CuSO4 देखो जब रिएक्शन होगी इसमें क्या होगा, जो Fe है आयरन है वो आपका Cu से कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। भैया ज़्यादा रिएक्टिव कैसे, आपको कैसे पता, तो ये थर्ड चैप्टर में अभी हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड चैप्टर में आपका एक रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, उसमें आपका जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मतलब अभी इतना समझ लो कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो आयरन क्या है वो ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो ये Cu को हटा देगा लात मार के और खुद इस जगह पे आ जाएगा। तो देखो क्या हुआ FeSO4, तो जो Fe है ये इसको मतलब कि Cu को हटा दे लात मार के और खुद इसकी जगह पे आ गया, तो FeSO4, और जो Cu बेचारा वो अकेला हो गया था। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि किसी एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम वाले को हटा देता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो सिंपली कुछ नहीं है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक एलिमेंट हटा रहा था, इसमें क्या है कि आयंस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, इसमें दो कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड है, उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, जैसे रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। देखो क्या होता है, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ, तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। जैसे देखो ये रहा Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, और ये क्या है आपका दूसरा क्या है BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा कि जो Na है वो यहाँ पे चिपक जाएगा Cl के साथ, जो Ba है वो यहाँ पे चिपक जाएगा SO4 के साथ, बस यही होगा, आयंस का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, जो आपके Na है और जो Ba आयंस तो है आपस में, तो देखो BaSO4, ठीक है, देखो जो Ba है वो SO4 के साथ आ गया और जो Na है वो Cl के साथ आ गया, NaCl, ये आपका सिंपल बन गया। भैया कैसे बना है इसको समझा देता हूँ मैं तुम्हें, देखो कुछ नहीं करना। देखो जो Na होता है इस पर क्या होता है +2 चार्ज होता है। ठीक है, और जो Cl होता है इस पर क्या होता है माइनस का चार्ज होता है, तो इसलिए आपस में जुड़ गया। ऐसे जो आपका Ba होता है उसमें क्या होता है +2 चार्ज होता है, और जो SO4 होता है उसमें क्या होता है 2 माइनस चार्ज होता है, तो आपस में जुड़ गई। तो ऐसे आपके जुड़ जाते हैं, बेसिकली इन्हें आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आयन से मिलकर बने तो आयनिक कंपाउंड भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो किसी भी चीज़ में अगर मैं ऑक्सीजन ऐड कर दूँ तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, किसी भी चीज़ में किसी भी सब्सटेंस में अगर मैं ऑक्सीजन को ऐड कर दूँ उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, इससे कार्बन था। ठीक है, कार्बन में मैंने ऑक्सीजन को ऐड करा तो क्या बन गया CO2 हो गया, तो कार्बन का क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोला जाएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब किसी भी चीज़ में अगर मैं ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद में अगर ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ तो मेरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ये चीज़ है। जैसे आपका Cu है, कॉपर है, इसमें अगर मैं ऑक्सीजन ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा CuO बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो या तो किसी भी चीज़ में आप ऑक्सीजन का ऐड करो, या फिर एक और डेफिनेशन क्या है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि या तो उसमें से हाइड्रोजन को निकाल लो। ठीक है, या तो ऑक्सीजन को ऐड कर दो तब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन को निकाल दोगे तब भी आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। रिडक्शन, देखो रिडक्शन क्या है, उसका अपोजिट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकालना। या तो मैंने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो उसका रिडक्शन हो गया, या फिर मैंने ऑक्सीजन को निकाल लिया तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, जैसे देखो ये रहा कि CuO कॉपर ऑक्साइड, इसमें क्या है हाइड्रोजन ऐड करा मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो Cu अलग हो गया और H2O से मिलकर H2 बन गया। तो यहाँ पे क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। भैया कैसे हो रहा है समझिए, यहाँ देखो पहले CuO था तो O हट गया, है ना, O क्या है, O हट गया तो कॉपर बेचारा अकेला हो गया, तो इसका क्या रिडक्शन हो गया, O ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन हो गया। बट वहीं पे जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है O आके मिल गया, O जुड़ गया इसमें, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर का रिडक्शन हो गया। तो जब सेम टाइम पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जब एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। क्रोजन एंड रेंसिडिटी, इसे भी पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखो व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड, देखो कोई भी मेटल है अगर मैं उसको एसिड, मॉइस्चर या हवा के साथ रिएक्ट कराऊंगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा, उसे बोलते हैं क्रोजन। ठीक है, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड फॉर सम टाइम, अ लेयर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड, उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो तुम एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लोहा है। ठीक है, लोहा है, तुम लोहे को 1-2 महीने के लिए बाहर छोड़ दो खुले में, तो क्या होगा, बारिश आएगी। ठीक है, हवा चल रही है, एसिड होगा, मॉइस्चर आएगा उसके ऊपर, तो उसकी वजह से उसकी जो लेयर है, मतलब कि जो लोहा आयरन है उसकी जो लेयर है उस पर ऑक्सीजन की एक लेयर चढ़ जाएगी। ठीक है, ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो मेटल है वो कमजोर होने लग जाएगा। ठीक है, और इसे बोलते हैं कि वो क्रोजन हो गया, इसे बोलते हैं कि मेटल जो करोड़ हो गया, मतलब कि कमजोर हो गया बेसिकली। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, वो भी क्या है आपका एक क्रोजन है। जैसे मैंने बताया कि लोहे में अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दो उसको कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, तो उसमें जंग लग जाता है। वो जंग कैसे लगता है, वो उसके ऊपर मॉइस्चर आ गया,
हवा चल रही है और हवा में ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके अलावा जो एसिड है उसके ऊपर गिर गया होगा तो उससे क्या है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है ऑक्सीजन की, जो कि उसको कमजोर करने लगती है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है। उसे कोरोजन, उसे बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय अप्लाइंग पेंट। तो जो कोरोजन है, अगर कोरोजन से हमें बचना है तो कुछ नहीं करना आपको, या तो आप सिंपली पेंट लगा दो, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोहे का जो सामान होता है, जो मेटल्स होते हैं लोहे के सामान, उसमें लोग पेंट कर देते हैं ताकि वो जंग ना लगे उसमें, ठीक है। तो या तो सिंपली पेंट कर दो या फिर गैल्वेनाइजेशन। तो इससे क्या होता है, तो जिंक की जो परत है, जिंक एक मेटल होता है, तो जिंक की परत को चढ़ाना, जिंक की लेयर को अगर हम चढ़ा देते हैं किसी भी मेटल पे, उससे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इससे हम कोरोजन से बच सकते हैं। अगला क्या है आपका रेंसिडिटी। तो कुछ नहीं होता, देखो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो जितने भी ऐसे फूड आइटम होते हैं जिनके अंदर ऑयल होता है, जैसे आपका चिप्स हो गया, ठीक है, मतलब जितने फूड आइटम है जिनके अंदर आपका ऑयल होता है, तो अगर आप उसको मॉइस्चर या फिर हवा से रिजेक्ट कराते हो तो वो खराब हो जाएगा, उसकी स्मेल खराब हो जाएगी, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसे बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब कि किसी भी फैट का या फिर उसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। इसलिए आपके जो चिप्स वगैरह होता है उसके अंदर आपकी हवा भरी होती है, नाइट्रोजन गैस, वो किस लिए भरी होती है, ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए और वो खराब ना हो, ठीक है। तो हम लोग तो बोलते हैं कि भैया इतना सारा हवा भरता है, वो हवा भरने का रीजन है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे जो वो चिप्स वगैरह है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए और जिसकी वजह से वो खराब ना हो, ठीक है। इसलिए उसमें हवा भरी जाती है, जो आप लोग बोलते हो कि भैया हवा के भर रखी है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, कैसे बच सकते हैं इससे, अगर रेंसिडिटी अगर हो गया तो कैसे बच सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट, तो देखो ऑक्सीडेशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। जैसे वायरस से बचने के लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस लगाते हैं, वैसे ऑक्सीडेशन से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जो फूड है उसको बंद कंटेनर में बंद कर दो जिसमें हवा ना जा पाए, ठीक है। इसके अलावा आप रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, आप उसमें नाइट्रोजन गैस भर सकते हो, जैसे आपको मैं बताया कि चिप्स वगैरह होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। या फिर सिंपल क्या है कि रेफ्रिजरेशन, कि किसी भी खाने को फ्रिज में रख दो, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कि खाने को आप फ्रिज में रख देते हैं ताकि खाना खराब ना हो। तो उसमें ये आपका तरीका है कुछ रेंसिडिटी से बचने के लिए। तो अगला चैप्टर हमारा वो है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट, ठीक है। शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा वो है एसिड। एसिड क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंस विच हैव सार टेस्ट। ऐसे सब्सटेंस जिनका जो टेस्ट है वो सार होता है, मतलब कि खट्टा होता है, उन्हें बोलते हैं हम लोग एसिड। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। तो लिटमस बेसिकली आपका एक लिटमस पेपर होता है, आप लोगों ने लैब वगैरह में देखा भी होगा। तो जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि भैया जो ब्लू है, मतलब ब्लू से रेड में कौन चेंज होता है, रेड से ब्लू में कौन चेंज होता है, काफी सारे कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। तो सिंपल इसका एक तरीका बताता हूँ तुम्हें। जो एसिड होता है, जो एसिड है वो क्या होता है, वो थोड़ा डेंजरस होता है, एसिड खतरनाक होता है, और डेंजरस का साइन क्या होता है, रेड होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि एसिड आपका डेंजरस होता है और डेंजरस से मतलब क्या होता है, रेड। तो जो एसिड है वो ब्लू से रेड में करता है और जो बेस है वो रेड से ब्लू में करता है। सिंपली ऐसे याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे याद करता। दे गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। जो एसिड होता है वो एक्वा सॉल्यूशन में, मतलब कि वाटर में, वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 HNO3। तो देखो आपके जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये आपके क्या है, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिनकी pH वैल्यू बहुत ही कम है। अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में pH वैल्यू क्या होती है। वीक एसिड CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है आपका, एसिडिक एसिड जिसे बोलते हैं, वो आपका वीक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, आपके वीक एसिड के एग्जाम्पल है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो देखो अगर एसिड की अमाउंट ज़्यादा है और वाटर की अमाउंट कम है, क्या बोला मैंने, अगर एसिड की अमाउंट ज़्यादा है और वाटर की अमाउंट कम है तो उसमें वो क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, ठीक है। हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। अगर पानी कम है, एसिड ज़्यादा है, तो आपका वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। अगर पानी ज़्यादा है, एसिड का अमाउंट कम है, तो आपका डाइल्यूटेड एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगर पानी ज़्यादा है, एसिड कम है, तो उसे डाइल्यूटेड एसिड बोलते हैं। अगर एसिड ज़्यादा है, पानी की क्वांटिटी कम है, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। बेसिस, बेसिस क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। ऐसे सब्सटेंस जो कि टेस्ट में बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं, और टच करने में थोड़ा सा सोपी होते हैं, सोप टाइप के होते हैं, उन्हें बोलते हैं बेसिस, ठीक है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये आपके रेड से ब्लू में चेंज कर देते हैं आपके बेसिस। दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। तो जो बेसिस होते हैं वो आपके एक्वा सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर में, वो आपके OH नेगेटिव आयंस को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। जो एसिड होता है वो H+ को रिलीज करता है, जो बेस होता है वो आपके OH- को रिलीज कर देता है। बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्ग बेसिस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जांपल है। वीक बेसिस NH4OH यानी आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका थोड़ा वीक बेस का एग्जांपल है। एल्कलीज, एल्कलीज क्या होता है, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ जाता है आपका 1 मार्क्स में। दीज आर दी बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल है, जो कि वाटर में घुल जाते हैं आसानी से, उन्हें बोलते हैं एल्कली। उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कली, जो कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं। जैसे आपका NaOH, KOH, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं ये सारे एल्कलीज हैं, ठीक है, आसानी से पानी में घुल जाते हैं। सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। देखो अगर एसिड को और बेस को, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर एसिड को अगर बेस को अगर मैं आपस में मिला दूं तो सॉल्ट बन जाता है।
सिंपली, ठीक है। अगर एसिड को और बेसिस को, किसी भी एसिड को किसी बेस को अगर मैं आपस में मिला दूं तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। एग्जांपल क्या है, NaCl, KCl आपके सॉल्ट के एग्जांपल है। अभी हमको आगे डिटेल में पढ़ेंगे सॉल्ट कैसे बनता है, क्या रिएक्शन होती है, अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि भाई कोई चीज़ एसिडिक है या फिर कोई चीज़ बेसिक है, ठीक है। कैसे बताते हैं, अपना कलर चेंज करके, अपनी स्मेल चेंज कर, ठीक है। तो इंडिकेटर्स आपने देखो, जैसे आपका बाइक होती है, बाइक के पीछे भी इंडिकेटर होता है। तो क्या होता है, अगर आपको राइट में जाना है तो आप राइट इंडिकेटर देते हो, है ना, ताकि आप बताते हो कि मुझे राइट में जाना है। अगर आपको लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट इंडिकेटर देते हो, ताकि पीछे वाले को पता लग जाए कि भाई आपको लेफ्ट में जाना है। तो सेम ऐसे इंडिकेटर यहाँ भी होता है कि वो आपको बताता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर कुछ बेसिक है। कैसे बताता है, अपना कलर चेंज कर, अपनी स्मेल को चेंज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो इंडिकेटर्स है वो 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, जैसे आपका लिटमस पेपर है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर है। आपका एसिडिक में वो रेड में कन्वर्ट होता है, मैंने आपको बताया था ऊपर, है ना, कि जो एसिड में जो लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट होगा, रेड कलर में, और बेसिस में वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आपको जो टर्मरिक है, हल्दी, वो भी क्या आपका नेचुरल है, वो भी नेचुरल इंडिकेटर है। तो अगर एसिड में, अगर हल्दी को अगर आप एसिड में मिलाते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो मतलब कि हल्दी आपकी येलो कलर की होती है तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर हल्दी को, टर्मरिक को अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में मिलाते हो तो वो आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रेड में वो चेंज हो जाएगा। तो उससे हमें पता लगेगा कि अच्छा ये बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत बढ़िया। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, फिनोल्फथलीन और फिनोल्फथलीन मिथाइल ऑरेंज। तो ये दोनों आपके एग्जांपल है सिंथेटिक इंडिकेटर के। जो फिनोल्फथलीन होता है वो एसिडिक में कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं देता। बट अगर फिनोल्फथलीन को अगर हम बेसिक में ऐड करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो आपका पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। इसकी जो रिएक्शन है, इसका जो एक्सपेरिमेंट है, आप क्लास 12 की केमिस्ट्री में करोगे, वहाँ पे इसका पूरा एक अलग से एक्सपेरिमेंट है कि फिनोल्फथलीन को अगर आप बेस में करते हो तो आपका पिंक कलर में चेंज होता है। आपकी वो टेस्ट होती है ना पूरी, वो पिंक कलर की हो जाती है। आप इसको बाद में करोगे आगे जाके, अगर आप साइंस लोगे तो, ठीक है। जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिडिक में रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बेसिक में उसमें वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। बट जो मिथाइल ऑरेंज है वो उतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से तो रेड और येलो में उतना फर्क नहीं देख पाते हम लोग। तो इसलिए फिनोल्फथलीन अच्छा है और लिटमस पेपर सबसे अच्छा है आपका इंडिकेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, तो अगर एसिड को मेटल के साथ मिलाएं, अगर एसिड को मेटल के साथ मिलाएं तो क्या रिएक्शन होगी, और अगर बेस को मेटल के साथ मिलाएं तो क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। सिंपल है, तो दोनों में रिएक्शन सेम होती है। अगर एसिड को मेटल के साथ मिलाते हो, एसिड प्लस मेटल, तो क्या देगा, वो भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। अगर एसिड को किसी भी मेटल के साथ अगर आप ऐड करते हो, मिलाते हो, रिएक्ट करवाते हो, तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। और बेस भी क्या है, बेस भी सेम होगा। अगर बेस को, किसी भी बेस को अगर आप मेटल से रिएक्ट कराते हो तो आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी वो रिलीज हो जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, ठीक है। जैसे आपका HCl है, HCl क्या आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप जिंक से मिलाते हो तो देखो जिंक जो है वो Cl के साथ रहेगा, जिंक आपका क्या रहेगा, ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है ना, यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है। तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद Cl पे आगे चिपक गया, ZnCl2 बन गया, सॉल्ट बन गया, और हाइड्रोजन गैस आपकी अलग होगी है, गैस रिलीज हो गई, ठीक है। अगर हम बेस का एग्जांपल देखें तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अगर आप जिंक मिलाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है वो Na के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, जिंक जो है वो Na के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट, Na2Zn2, इसका जो नाम होता है उसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और जो H गैस है आपकी वो आपकी रिलीज हो जाएगी अचानक से, ठीक है। ये भी आपका सेम रिएक्शन है। तो आप किसी भी एसिड को अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, और किसी भी बेस को अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब अगर किसी भी एसिड को मेटल के कार्बोनेट से, अभी तो हमने मेटल के साथ देखा था, किसी भी एसिड को अगर मेटल के कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, तो देखो पहली बात, जो बेस होते हैं वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। बेस कभी भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बेस कभी भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो सिर्फ हमें एसिड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अगर एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर मिलाते हैं तो अब अपना सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होता है, ठीक है। सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर आपका रिलीज हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको आप मेटल कार्बोनेट, मतलब कि मेटल के आगे कार्बोनेट लगाओ, कार्बोनेट मतलब क्या होता है, CO3, उसे बोलते हैं कार्बोनेट। तो HCl प्लस Na2CO3 मतलब कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट NaCl प्लस CO2 प्लस H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पे अभी देखा था, ठीक है। तो आपको बस इतना याद करना है कि अगर किसी भी एसिड को अगर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ तो सॉल्ट, CO2 और H2 आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, अगर एसिड और बेस को मैं आपस में रिएक्ट करा दूं, ठीक है, अभी हमने पहले देखा भी था इस चीज को, जो सॉल्ट बन रहा था। तो अगर एसिड को, किसी भी एसिड को किसी भी बेस को अगर मैं आपस में रिएक्ट करा दूं, आपस में मिला दूं, तो उससे क्या बन जाएगा, आपका सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो एसिड प्लस बेस को अगर आप मिलाते हो तो सॉल्ट प्लस वाटर आपका रिलीज होता है, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर आपका रिलीज होता है, और इसको बोलते हैं, जो ये रिएक्शन हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है ना एसिड प्लस बेस को जो रिएक्शन हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर
वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि एसिड और बेस की आपस में रिएक्ट कराकर जो सॉल्ट और वाटर निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसे क्यों बोलते हैं? देखो, एसिड का अपना इफेक्ट होता है, बेस का अपना इफेक्ट होता है, बेसिक इफेक्ट। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं वो कि इसलिए बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एसिड और बेस मिलकर आपका सॉल्ट और वाटर आपको रिलीज कर देता है। एग्जांपल देखते हैं, वैसे आपका एग्जांपल ये रहा, HCl प्लस NaOH आपका एक एसिड है, HCl आपका एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है। तो अगर एसिड और बेस को अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो आपका NaCl, आपका Na जो है हट के यहाँ पर Cl पे आ जाएगा, और जो H है देखो 2H और 2H और O आपका H2 निकल जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा समझा, देखो HCl है प्लस NaOH है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो जो Na है, Na वो Cl के साथ आ जाएगा तो NaCl बन जाएगा। ठीक है, प्लस एक H यहाँ पे अलग रह गया और एक H यहाँ पे रह गया और एक आपका O रह गया, तो आपका H2O बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिकली सॉल्ट प्लस वाटर आपका बन जाएगा। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, देखो कुछ एग्जांपल देखें। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो अगर एसिड में स्ट्रॉन्ग लूँ और बेस अगर वीक लूँ, ठीक है, अगर मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग लूँ और बेस अगर वीक लूँ, जो सॉल्ट बनेगा वो आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो कॉमन सेंस है ना, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूँ और बेस वीक ले रहा हूँ तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, उसमें एसिड का इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अगर मैं एसिड को वीक लूँ, अगर एसिड को वीक लूँ और बेस को स्ट्रॉन्ग लूँ तो सिंपल क्या है, उस पर जो बेस सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा, उसमें बेस का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि एसिड भी स्ट्रॉन्ग ले रहा हूँ और बेस भी स्ट्रॉन्ग ले रहा हूँ तो क्या बनेगा, फिर दोबारा दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल बनेगा, उसका मतलब इफेक्ट जो है न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, उसका जो pH है वो 7 रहेगा। अगर वीक एसिड लूँ, मतलब एसिड भी वीक लूँ और बेस भी वीक लूँ, तब भी क्या होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका जो सॉल्ट है दोबारा क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक हमारा वो है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड, कि एसिड का मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, वैसे अगर आप देखो, जो ये चीज़ हमने यहाँ पे जो दिखा रखा है ना, फ्लो चार्ट, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हमने पढ़ा था ना कि अगर एसिड को अगर मेटल कार्बोनेट के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा रखा है। बेसिकली जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको शॉर्ट में समझा रखा है, वही सेम चीज़ है। ठीक है, जैसे अगर देखो एसिड को अगर मैं मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कोई भी एसिड ले लो HCl, ठीक है, प्लस कोई भी मेटल का ऑक्साइड ले लो, कोई भी मेटल का ऑक्साइड ले लो। आप मान लो कि आपने ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड ले लिया, तो जो रिएक्शन क्या होगा, देखो ZnCl2 प्लस H2O आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बैलेंस नहीं हुआ है, बैलेंस करना पड़ेगा, बट रिएक्शन आपकी यही बनेगी। तो किसी भी एसिड को अगर मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनेगा, आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और जैसे मैंने आपको बताया था उस टाइम क्या, कि बेस जो होते हैं वो कभी भी मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो कोई भी रिएक्शन इसमें नहीं होगी। देखो, कोई भी रिएक्शन इसमें नहीं हो रही, तो बेस कभी भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये मैंने आपको ऊपर बताया था सबसे पहले कि जितने भी एसिड होते हैं वो आपके H प्लस आयंस रिलीज करते हैं पानी में, और जितने भी बेस होते हैं वो आपके OH आयंस को रिलीज करते हैं वाटर में। ठीक है, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, मतलब कि एसिड और बेस का अगर मैं वाटर सॉल्यूशन बनाऊं तो उसमें क्या होता है, तो हमने वैसे ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एसिड जो है वो आपके H प्लस आयंस रिलीज कर देते हैं पानी की प्रेजेंस में, और जो आपका बेस है वो आपके OH आयंस को रिलीज कर देते हैं पानी की प्रेजेंस में। ठीक है, सब हमने वैसे ऑलरेडी पढ़ रखा है। ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें अल्कली कहते हैं, जैसे आपका NaOH, KOH, आपका CaOH2, ये हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ रखा था, अगर आप याद रखो। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि जब भी तुम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, ठीक है, जब भी तुम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब कि उसमें पानी के साथ उसको ऐड कर रहे हो, तो कभी भी एसिड में पानी मत मिलाना। ठीक है, मतलब कि एक अगर एसिड रखा है तो उसके ऊपर पानी मत डालना। ठीक है, पानी के ऊपर आप एसिड की ड्रॉप डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप एसिड में पानी मिलाओगे, ठीक है, मतलब अगर बीकर में अगर आपने एसिड ले रखा है बीकर में और ऊपर से अगर पानी डाल रहे हो तो आपका एक ब्लास्ट हो जाएगा वो। ठीक है, वो इतना हीट उसमें रिलीज होगा तो वो आपका जो बीकर है, वो जो भी कांच जो भी आपने ले रखा है वो ब्लास्ट हो जाएगा, वो सेफ नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, हमेशा क्या है, पानी में एसिड को मिलाते हैं। ठीक है, पानी में हम एसिड की ड्रॉप करते हैं ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कई बार से ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब क्यों हम लोग सीधा इसमें, मतलब कि क्यों हम लोग वाई वी शुड नॉट ऐड वाटर टू द एसिड, तो आप बता सकते हो कि वो रिएक्ट कर जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, वो हीट उसमें रिलीज हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर पानी को अगर एसिड में ऐड करेंगे तो हीट जनरेट हो जाएगी, जिससे जो आपका वो पानी है, मतलब जिससे आपका जो कंटेनर है वो जल सकता है, वो ब्रेक भी हो सकता है। तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं पीएच के बारे में। तो देखो पीएच क्या होता है, देखो पीएच आपका बेसिकली एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, मतलब कि पीएच आपका एक इंडिकेटर होता है कि कोई सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। तो बेसिकली आपका एक पीएच स्केल आप हम लोगों ने मतलब बना रखा है, जिसमें आपका 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 14 तक आपकी नंबरिंग होती है उस पर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 से लेकर 14 तक आपका एक स्केल होता है, पीएच स्केल। उसके अकॉर्डिंग जितना पीएच का वैल्यू 7 से नीचे होता है वो उतना एसिडिक होता है। ठीक है, जितना पीएच का वैल्यू 7 से नीचे होता है वो उतना एसिडिक होता है, और जितना पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, मतलब कि 9 10 14, उतना वो ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, और जो 7 होता है वैल्यू, मतलब कि अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 है तो वो क्या होता है, कमेंट में बताना आपको, वो चीज़ आपको कमेंट में बतानी है कि अगर किसी का पीएच वैल्यू अगर 7 है, एग्जैक्ट 7 है, तो उसे क्या होता है, क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेस है। अगर नहीं है दोनों तो फिर वो क्या है, तो जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, मतलब कि न्यूट्रल होता है, जैसे हम लोग सॉल्ट भी बोलते हैं। सॉल्ट आपका क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू जनरली 7 होता है। ठीक है, जो आपका प्योर सॉल्ट होता है उसका वैल्यू आपका 7 होता है, वो आपका ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो आपका क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक
जो कि शायद आपके एग्जाम में आने वाला है इस साल। वो क्या है, ये रहा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में बताया भी था कि ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारी रोजाना जो लाइफ है, हमारे रोजाना की लाइफ है, उसमें पीएच का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। जैसे क्या है, अवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। जो हमारी पूरी बॉडी है वो पीएच 7 से 7.8 के बीच में वर्क करती है बेसिकली। तो अगर हमारा पीएच, हमारी बॉडी का अगर पीएच है वो 7 से नीचे हो गया तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर 7.8 से ज़्यादा हो गया तो मतलब कि बेसिक, हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगी, तभी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर हमारी जो बॉडी है वो 7 से 7.8 के बीच में वर्क करती है, ठीक है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, मतलब कि आपकी जो बारिश होती है ना, जो बारिश के पानी होता है, अगर बारिश के पानी का जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, उससे एसिड रेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था क्या कि अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो उसे एसिडिक बोलते हैं। तो अगर 5.6 से पीएच की वैल्यू कम हो जाए पानी की, मतलब एसिड की, रेन की, तो उसे बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। मतलब कि आपकी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है वो, ठीक है, आपकी स्किन पे प्रॉब्लम कर सकता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, मेरे जो एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम, उसमें 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि एसिड रेन क्या होता है। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारा जो सिस्टम होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें पीएच कैसे काम करता है। तो अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl विद इन द हेल्प ऑफ डाइजेशन। देखो आप सभी को पता होगा, आप चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारा स्टमक होता है वो आपका HCl रिलीज करता है, जिससे आपकी जो खाना है, जो फूड है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हमारा जो पूरा बॉडी है उसमें पीएच का कितना ज़्यादा वैल्यू है। तो जो आपका जो हमारा जो स्टमक है वो HCl रिलीज करता है, जो कि एक एसिड होता है, जिससे आपका जो खाना है वो पचने में हमारे हेल्प करता है, ठीक है। अगला है वो है हमारा पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ लिखे। तो अगर हमारे दांतों का जो पीएच वैल्यू है, हमारे दांतों का अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तो जो हमारे दांत हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगे, हमारे दांतों में बैक्टीरिया लग जाएंगे और उसके बाद जो हमारे दांत है वो टूट के गिरना शुरू हो जाएंगे, टूथ डिके होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जब सुबह सुबह हम लोग टूथब्रश करते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो आपका बेसिक होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे दांतों का जो पीएच वैल्यू है, हम लोग रात में सोते हैं तो बैक्टीरिया लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसका पीएच वैल्यू है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, जो टूथपेस्ट होता है वो आपका बेसिक होता है, तो हमारे मुंह के अंदर एसिडिक है और टूथपेस्ट आपका बेसिक है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आपका एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहाँ पे हो जाएगा, जिससे हमारे जो दांत है वो साफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए टूथपेस्ट हमें रोज यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे दांत जो है वो खराब ना हो। आगे चलते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि आपके पीएच वैल्यू को यूज़ करते हैं खुद का सेल्फ डिफेंस करने के लिए। जैसे आपका जो बी स्टिंग है, मधुमक्खी का जो स्टिंग है, तो मधुमक्खी ने अगर आपको काट लिया, अगर आपको डंक मार लिया तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। वो पेन क्यों होता है? क्योंकि मधुमक्खी का जो डंक होता है उसके अंदर एसिड होता है जो कि आपकी बॉडी में रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा पेन होता है। चैट बॉक्स में आपको बताना है कि मधुमक्खी के स्टिंग में, डंक में कौन सा एसिड होता है, कमेंट में या फिर चैट बॉक्स में जहाँ भी वीडियो देख रहे हो आपको बताना है कि बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ। तो नेटल आपका एक प्लांट होता है बेसिकली, ठीक है, आपका नेटल एक प्लांट होता है। तो जो नेटल प्लांट होता है उसकी पत्तियों के ऊपर स्टिंग, मतलब कि छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो अगर आप उनको छू लेते हो तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी एसिड होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, आपका फॉर्मिक एसिड होता है। तो अगर आप उस नेटल प्लांट को छू लेते हो, उसकी पत्ते को छू लेते हो, तो उसका जो स्टिंग है, कांटे है, आपकी बॉडी के अंदर चल जाएगा, एसिड रिलीज कर देगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो जो नेटल स्टिंग होता है, मतलब नेटल का जो स्टिंग होता है, नेटल लीफ, और जो बी स्टिंग होता है, दोनों में सेम एसिड होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, मेथनोइक एसिड। दोनों एक ही नाम है, फॉर्मिक क्या बोल दो या फिर मेथनोइक एसिड बोल दो, एक ही नाम है, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर्मिक एसिड का या फिर मेथनोइक एसिड का, HCOOH। आगे चलते हैं, देखो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे तो आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा, अगर वीक बेस लेंगे मतलब ठीक है, आगे ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ा रखा है तो दोबारा बनाने का फायदा नहीं। अगला टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है केमिकल्स फ्रॉम NaCl। तो NaCl से क्या क्या केमिकल्स बन सकते हैं, ये शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ये जितने भी आपकी दे रखी है सभी आपके केमिकल्स बन सकते हैं। आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सभी आपके NaCl से बन सकते हैं। कैसे बनते हैं उनको देख लेते हैं फटाफट। पहला आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हमें NaOH बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। NaCl का हम क्या करेंगे, NaCl को हम लोग एक एक्वा सॉल्यूशन लेंगे। तो बेसिकली जो आपका नमक होता है घर में, NaCl है ना, कॉमन सॉल्ट जो होता है नमक आपके घर में, तो नमक को अगर पानी में घोल देते हो, ठीक है, नमक को अगर पानी में घोल लेते हो तो क्या बनेगा, उसे हम लोग बोलते हैं ब्राइन। तो ब्राइन क्या होता है, बेसिकली नमक को पानी में अगर आप घोल देते हो तो उसका एक एक्वा सॉल्यूशन बन गया, उसे हम लोग ब्राइन बोलते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है। तो अगर आप NaCl को पानी में घोल दोगे, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी बिजली पास करा दोगे तो आपका NaOH मतलब आपका NaOH बन जाएगा, और Cl2 मतलब क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएंगी। सिंपल, कुछ नहीं करना, NaCl को, ठीक है, उसको पानी के साथ रिएक्ट करा दो, उसमें थोड़ी सी बिजली दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो, तो उसमें NaOH आपको इकट्ठा हो जाएगा, NaOH आपका बन जाएगा, और Cl2 और H2 गैस है वो आपका रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसका मेन क्या है कि इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो जो आपका H है, आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो आपका एज अ फ्यूल यूज होता है, ठीक है। फ्यूल आपका रॉकेट फ्यूल्स में आपका यूज होता है, जो रॉकेट जाता है ना स्पेस में, उसके फ्यूल्स में आपका हाइड्रोजन गैस का यूज होता है।
Cl2 जो क्लोरीन होता है उसका वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि पानी को साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन की गोली डाली जाती है ताकि आपका जो पानी है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, HCl मतलब कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो आपके स्टील्स को साफ करने में काम आता है, आपकी मेडिसिन में भी काम आता है। ठीक है, तो आपका NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा कंपाउंड बना है वो कहाँ पे काम आता है, वो आपका डिग्रेजिंग मेटल, सोप एंड पेपर मेकिंग, मतलब कि सोप साबुन बनाने में और पेपर मेकिंग में काम आता है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। है आपका वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। तो आपने हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ड्राई स्लेक लाइम क्या होता है, CaOH2 को हम लोग बोलते हैं ड्राई स्लेक लाइम। तो अगर Cl2 को मतलब क्लोरीन को अगर मैं ड्राई स्लेक लाइम के साथ मिलाऊंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। तो Cl2 क्लोरीन है, इसको मैं स्लेक लाइम, ड्राई स्लेक लाइम मतलब कि CaOH2 अगर मैं इसके साथ रिएक्ट कराता हूँ तो CaOCl2 देखो CaOCl2 ये अलग हो जाएगा और H2O आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ऐसा बन जाता है। अगर आपको पूछे कि कैसे बनता है तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, इसके यूजेस क्या है, कहाँ पे यूज होता है, तो ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने में काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, पेपर फैक्ट्री बनाने में काम, मतलब पेपर फैक्ट्री में जो पेपर बनता है उसमें काम आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काफ़ी सारी जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो पानी तो मतलब पीने का पानी है उसको डिसइंफेक्ट करता है, मतलब कि उसमें कोई भी कीड़े वगैरह ना पड़े, कीटनाशक एक तरह काम करता है कि पानी में कोई कीड़ा, पानी खराब ना हो इसकी, तो उसमें एज अ ब्लीचिंग वाटर को यूज़ करते हैं हम लोग। अगला आपका है वो है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आप लोगों के घर में यूज़ भी होता होगा, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaSCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम Na को बोलते हैं सोडियम, H होता है हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इससे बनता कैसा है, तो अगर NaCl मतलब कि जो हमारा नमक होता है उसमें मैं पानी CO2 और NH3 अमोनिया को ऐड कर दूं तो आपका NH4Cl बन जाएगा और आपका साथ में बेकिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कैसे बनता है तो आप रिएक्शन ये लिख सकते हो, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इन सभी को अगर आप ऐड करते हो तो NH4Cl3 मतलब कि अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा आपका निकल जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ माइल्ड नॉन क्रोसिव बेस, मतलब कि बहुत ही कम बेस होता है, इसकी ज़्यादा उतनी पावर नहीं होती, बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा वीक बेस होता है एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, बहुत ही वीक बेस है। व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, तो जब इसको हम हीट करते हैं, जो भी आपका ये बेकिंग सोडा है अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो जो आपका ये साइन है ना, जो आपका ये साइन होता है ना ट्रायंगल का, ये आपका क्या होता है, हीट का साइन होता है। ठीक है, ये आपका इल्यूमिनाटी नहीं है, ये आपका हीट का साइन होता है। तो अगर मैं बेकिंग सोडा को अगर मैं हीट करूँगा तो क्या बन जाएगा आपका Na2CO3 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट और वाटर और CO2 आपके निकल जाएगा। अब जो ये CO2 होता है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यही हेल्प करता है किसी भी चीज़ को फुलाने में, किसी भी चीज़ को बेक करने में। तो जो भी केक होता है या फिर आप जो पूड़ियाँ तलते हो या फिर जो भी आप है ना, तो जो फूल जाता है सामान, जो भी चीज़ें फूल जाती हैं वो किस वजह से फूलती है, क्योंकि उसके अंदर CO2 ऐड हो जाती है। ठीक है, ऐसे आपका जो केक वगैरह है वो ऐसे ही बनता है, उसमें बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर को यूज़ करने में काम आता है आपका। ठीक है, एंड इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, एंटासिड क्या होता है बेसिकली, तो अगर आपका जैसे मतलब कि जैसे हमें अगर एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग एंटासिड यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो भी आपका इनो वगैरह होता है तो उसमें भी बेकिंग सोडा आपका मिला होता है। ठीक है, यूज इन सोडा एसिड, तो जो भी सोडा वगैरह आप पीते हो उसमें बेकिंग सोडा मिला होता है। फायर एक्सटिंग्विशर, तो आपके जो होता है ना कहीं भी आग लग जाती है तो हम लोग वो जाके फायर एक्सटिंग्विशर मारते हैं तो उसके अंदर बेकिंग सोडा ही मिला होता है। ठीक है, वाशिंग सोडा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। ठीक है, इसका मतलब देखो Na2CO3 10H2O, तो ये क्या आपका अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो ये डॉट लगा के बोला ना, डॉट लगा के 10H2O बोला है, इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट को उसका अगर सोडियम कार्बोनेट को अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं तो उसे हम लोग वाशिंग सोडा मिल जाता है। कैसे बनता है एक बार देख लेते हैं। Na2CO3 ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम Na को बोलते हैं सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में अगर मैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O अगर ऐड कर दूं, ठीक है, अगर सोडियम कार्बोनेट में अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ अगर मैं पानी का ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 10H2O, जिसे हम लोग बोलते हैं वाशिंग सोडा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यूजेस कहाँ पे होता है, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोराक्स के बनाने में इसका यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस, घर में तो यूज होता है ये वाशिंग सोडा, मतलब सबके घर में यूज होता है वाशिंग सोडा। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी का परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए भी आपका वाशिंग सोडा यूज होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आपका POP जो आपके घर में पेंट वगैरह होता है उसमें आपका POP यूज होता है। तो POP का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैसे बनाइए देखो ये CaSO4, C मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट और हेमी मतलब क्या होता है, हेमी मतलब आधा, तो हाफ लिखा ना, CaSO4 हाफ H2, तो इसलिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैसे बनता है ये, ऑन हीटिंग जिप्सम, तो अगर जिप्सम क्या होता है भैया, कैल्शियम सल्फेट, ये देखो 2H2, CaSO4 2H2 है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो अगर जिप्सम को अगर मैं हीट कर दूँ, ठीक है, जिप्सम को अगर मैं 373 केल्विन पे अगर जिप्सम को मैं इतने टेम्परेचर पर अगर मैं हीट कर दूंगा तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं जिप्सम होता है उसको अगर मैं हीट करूँगा, गर्म करूँगा तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद जो आपको जो बाकी चीज़ बचती है उसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो CaSO4 2H2 है, अगर मैं इसको हीट करूँगा तो उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स आपके क्या है वो निकल जाते हैं। ठीक है, आपके 1.5 मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, आपके हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बचता है, जिसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। ठीक है,
ओके, यूजेस क्या है इसका भाई? देखो डॉक्टर यूज़ करते हैं, अगर आपके कहीं भी फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर में आपके जो भी आपके फ्रैक्चर बोन में जो आपका लगता है ना प्लास्टर लगता है, तो उसमें आपका पीओपी यूज होता है। फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में आपका यूज होता है, ठीक है। फॉर मेकिंग सर्फेस स्मूथ, किसी भी सर्फेस को स्मूथ करने के लिए आपका पीओपी का यूज होता है। आपके घर में भी जो पेंट होता है तो उससे पहले पीओपी लगाते हैं ताकि जो सर्फेस है आपका वो स्मूथ होता है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान चीज़ है, देखो इतना कंफ्यूज, बाकी बच्चे से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो इट इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। देखो सिंपल, मैं तुम्हें आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। किसी भी सॉल्ट में कितने नंबर ऑफ वाटर प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जैसे आपका ये रहा CuSO4, ठीक है। देखो पहले इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है CuSO4 मतलब कि कॉपर सल्फेट, ये आपका सॉल्ट है। तो इसमें अगर मैं 5H2O मतलब कि 5 आपके पानी के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देता हूँ तो इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना हो गया? 5 हो गया, क्योंकि इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ऐसे आपका ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, अगर मैं इसमें 10H2O मॉलिक्यूल्स अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया? 10 हो गया। तो किसी भी सॉल्ट में जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ऐसे आपका जो ये है ना पीओपी, ये भी आपका उसी से बनता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से बनता है। ऐसे आपका जो ये था वाशिंग सोडा, इसमें भी क्या होता है आपका 10H2O लगा है ना आपके। देखो Na2 मतलब सोडियम कार्बोनेट में आपके 10H2O वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें भी आपका क्या है? अगर मैं पूछूँ कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है तो कितना है बताओ? इसमें 10 मॉलिक्यूल से पानी है तो उसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो है 10 है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगला चैप्टर है हमारा वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। शुरू करते हैं। अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट। आज के दिन ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, वैसे और ज़्यादा हो चुकी है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, जिसमें से 90 मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और कुछ आपके मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये कुछ एग्जांपल है आपके मेटल्स के। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये कुछ आपके एग्जांपल है नॉन मेटल्स के। जितने भी आपकी नोबल गैस है वो सारी आपकी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अगला आपका है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आ रखा है कि भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे आपके सॉलिड होते हैं, ठीक है। जितने भी आपके आयरन है, जिंक है, नॉर्मली आपके क्या है वो सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी क्या होता है आपका? वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो आपने देखा होगा जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? मरकरी होता है। तो नॉर्मली जो मेटल्स हैं वो सारे आपके सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी रूम टेम्परेचर पे। वहीं पे जो नॉन मेटल है वो आपके लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, वो आपका गैस है, आयोडीन आपका वो सॉलिड है, ठीक है। तो वो तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं। जो मेटल्स हैं वो आपके डक्टाइल होते हैं और मेलेबल होते हैं। डक्टाइल मतलब क्या होता है कि जिनको खींच कर हम पतली पतली तारे बना सकते हैं, ठीक है। और मेलेबल मतलब क्या होता है कि जिनको पीट के हम लोग पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि जो नॉन मेटल है वो ना ही डक्टाइल होता है ना ही आपका मेलेबल होता है, ठीक है। जो मेटल्स हैं वो आपके सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब क्या होता है कि जिनके अंदर से आवाज़ आती है, मतलब अगर आप उन पर स्ट्रक करोगे तो उनके अंदर से आवाज़ आएगी। जैसे आपके लोहा होता है तो अगर आप आयरन पे स्ट्रक मारोगे तो उसके ऊपर से आवाज़ आएगी, है ना। वहीं पे जो आपके मेटल्स है वो लस्टरस भी होते हैं। लस्टरस मतलब कि वो थोड़े से शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, उनके अंदर एक चमक होती है मेटल्स के अंदर। वहीं पे जो नॉन मेटल्स है ना ही वो सोनरस होते हैं ना ही वो लस्टरस होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। तो जो आयोडीन होता है वो क्या होता है? लस्टरस होता है, उसके अंदर चमक होती है। आयोडीन के अंदर मतलब जो आपका नमक होता है उसके अंदर भी आयोडीन होता है तो उसमें चमक होती है ना। जनरली जो मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जनरली ज़्यादा होता है, ठीक है, एक्सेप्ट सीजियम एंड गैलियम। तो मतलब कि गैलियम और सीजियम के एक्सेप्ट अलावा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबका ज़्यादा होता है। सीजियम और गैलियम तो ऐसा होता है कि आप हाथ पे रखोगे तभी भी वो मतलब उनका वो मतलब लिक्विड बन जाएगा, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एक्सेप्ट बाकी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। वहीं पर जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एक्सेप्ट डायमंड, है ना। तो डायमंड के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। उनको आप थोड़ी सी भी हीट दोगे तो वो टूट जाएंगे। मतलब डायमंड क्या होता है? बहुत ही हार्ड होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स होते हैं जनरली उनका जो मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब उनके अंदर से अच्छी तरह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी और लेड को छोड़कर बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होते हैं। वहीं पे जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी के उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट आपकी पेंसिल में भी यूज होता है, तो ग्रेफाइट के अलावा बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। जो डायमंड होता है वो आपका हीट का भी अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। तो हीट का अच्छा कंडक्टर, डायमंड भी अच्छा एक कंडक्टर होता है हीट का, उसके अंदर हीट ज़्यादा अच्छे से पास होती है। हैव हाई डेंसिटी बट सोडियम एंड पोटेशियम। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा होती है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, उनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी नॉर्मली कम ही होती है, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक हो सकते हैं या फिर एम्फोटेरिक हो सकते हैं। वहीं पे जो नॉन मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली एसिडिक ही होते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड आर आयनिक इन नेचर। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में आयनिक होते हैं, मतलब कि उनके बीच में आयन्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है उनके बीच में। जैसे आपका NaCl हो गया, ठीक है, आपका BaCl हो गया। तो जैसे आपके जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आपके आयनिक होते हैं। वहीं पे जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके कोवलेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो कार्बन होता है उसमें भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो हम आगे पढ़ रहे होंगे भी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल से केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो अगर
मेटल्स को आप ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि मेटल को अगर आप एयर के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसे आपका जिंक प्लस ऑक्सीजन है तो आपका क्या बन जाएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। आपका Fe प्लस O है, O2 है, आपका FeO बन जाएगा। ठीक है, आपका रिएक्शन मतलब बैलेंस वगैरह नहीं है, आप वो देख लेना। बट अगर मेटल को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपका Na प्लस O2 है, Na2O, Mg प्लस O2 MgO, Cu प्लस O2 CaO, Fe प्लस O2 Fe3O। ठीक है, ऐसा आपको बन जाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो जनरली जो मेटल ऑक्साइड होता है वो तो आपका क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। बट कुछ आपके एम्फोटेरिक भी होते हैं, मतलब कि जो दोनों बेसिक, मतलब कि जो दोनों बेसिक के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और एसिडिक के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। उनमें से एक आपका एग्जांपल क्या है, ZnO। तो जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम को छोड़कर बाकी सारे आपके नॉर्मली बेसिक ही होते हैं। जिंक और एल्यूमिनियम का क्या होता है, वो आपके एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब कि वो एसिडिक भी नेचर शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। तो जैसा आपका एग्जांपल देखा है, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसको आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और H2O निकलता है। तो मतलब देखो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो आपका बेस के साथ, NaOH आपका बेस होता है, तो ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और अगर NaOH को मिलाएंगे तो आपका सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और साथ में वाटर मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिड और बेस दोनों के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, रिएक्शन इन वाटर, अगर मेटल्स को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है, मतलब कि हर एक मेटल सेम तरह से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, हर एक मेटल अलग अलग तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जैसे अगर आप सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनको आप अगर रिएक्ट कराओगे वाटर के साथ तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इनको अगर आप ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कराओगे, अगर आप इनको कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट कराओगे तो बहुत जल्दी रिएक्ट होकर और ये हीट प्रोड्यूस करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है, इसलिए इनको हम लोग खुले में नहीं छोड़ते हैं, वरना ये मतलब हीट प्रोड्यूस करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वहीं पे जो आपके आयरन होता है, ठीक है, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये आपके सिर्फ स्टीम के साथ है ना, आपके सिर्फ ये स्टीम के साथ ही रिएक्ट करते हैं। वहीं पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्योंकि बहुत ही कम रिएक्टिव है ना, जो मैग्नीशियम है बहुत ही लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए इसको क्या करना है, ये आपके हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। इसको हमें पानी को गर्म करना पड़ेगा, इसको हीट देनी पड़ेगी तभी ये रिएक्ट करता है, क्योंकि बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दे रखा है K प्लस H2O, आपका KOH मतलब कि पोटेशियम प्लस वाटर है तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाएगा। ऐसे कैल्शियम प्लस वाटर है तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इसलिए आपका क्वेश्चन में आता है कि पोटेशियम और सोडियम को हम लोग क्यों नहीं छोड़ते हैं खुले में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और हवा के साथ रिएक्ट कर या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो बहुत ज़्यादा बर्न कर सकते हैं, आप वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए उनको हम लोग खुले में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उनको हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। ठीक है, ओके। रिएक्शन विद डाइल्यूटेड एसिड, तो अगर मेटल को अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो अगर मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे आपका Mg प्लस HCl, तो उसको अगर रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, MgCl2 और H2 आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी मेटल को अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ग्रेट। जैसे आपका ये Al प्लस Cl, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसमें क्या बनेगा, AlCl3 सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो अगर एसिड और मेटल मिला रहा है तो आप चूंकि ये तो हमने चैप्टर 2 में भी देखी थी ना कि एसिड और मेटल का रिएक्शन क्या होता है, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन निकलता है, तो हमने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इनको अगर आप मिलाते हो तो आपका क्या बनता है, एक्वा रेजिया मिलता है, आपका एक्वा रेजिया बनता है। और एक्वा रेजिया का काम क्या होता है, इट डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर देता है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक्वा रेजिया क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को 3:1 रेशियो में अगर आप मिलाते हो, ठीक है, तो आपका वो एक्वा रेजिया बनता है, मतलब उस सॉल्यूशन को एक्वा रेजिया बोलते हैं और ये गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व कर देता है। ठीक है, ग्रेट। आपका अगला टॉपिक वो है रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये आपका मैंने बताया था आपको कि जो मेटल्स होते हैं उनके किस ऑर्डर में वो रिएक्ट करते हैं, उनका मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो उनकी एक पूरी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आपका वो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है, Hg, Ag, सिल्वर, Au आपका गोल्ड। ठीक है, तो ये आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद कर सकते हो आराम से, काफ़ी तरीके होते हैं याद करने के। ठीक है, वो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, मतलब आप लोगों ने ऐसे पढ़ी होगा, बट हाँ आप इसको याद कर सकते हो। मैंने तो सिंपली, मेरे को तो ऐसे याद हो गया था, मतलब कि मैंने कोई तरीका याद नहीं किया था जो आजकल चलता है, पता नहीं क्या चलता है, कैटरीना वगैरह पता कुछ तो चलता है आजकल, बट मेरे को तो ऐसे याद हो गया था। तो मेरे को मतलब ऐसे याद हो गया था, तो मैं अभी भी लिख सकता हूँ ऐसे, जैसे कि ये रहा मग अल्जन Fe पब, ठीक है, HAgAu, तो ये पूरा रिएक्शन है। तो मेरे को तो ऐसे याद हो गया था, मतलब आप चाहो तो अपने तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट। का मग अल्जन Fe पब। रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स का आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, देखो, अगर रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड बाय टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल अरेंजमेंट। देखो यहाँ पे बात हो रही है वैलेंसी की बेसिकली। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कोई भी जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है, मतलब कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो किसी दूसरे एलिमेंट से वो उसको मांगता है, तो वहाँ पे एक वैलेंसी का काम होता है, वहाँ पे कि उसकी कितनी वैलेंसी, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो अगर लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी 2 होती है। जैसे आपका Mg है, हाँ, जैसे आपका Mg है, तो इसमें जो इसका लास्ट शेल होता है, अगर आप देखो Mg का केमिकल वो Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है।
है ना। तो अगर आप इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँ तो क्या होगा, 2 8 2, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, ठीक है। ऐसे आपको जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँ तो कितना आएगा, 2 8 7, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो उसकी जो वैलेंसी क्या हो जाएगी ये, ठीक है, -1, इसके इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसकी, ठीक है, ग्रेट। क्योंकि इसको, क्योंकि हर किसी को अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है, तो इसके पास देखो, इसके पास कितना है, इसको 1 चाहिए और इसको क्या है, इसको 2 निकालना है अपने, तो ये क्या करेगा, इससे रिएक्ट कर जाएगा, आपस में कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है, मैग्नीशियम को कितने, देखो मैग्नीशियम को 2 देना है किसी को, और क्लोरीन को 1 लेना है, इसको भी 1 लेना है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इस वाले को क्लोरीन को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले को दे देगा, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, मतलब ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये आपस में रिएक्ट करके MgCl2 बना लेंगे, ठीक है। कैसे बना मैंने आपको बता दिया कि देखो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे मैग्नीशियम को, और इसको 1 चाहिए था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, दोनों आपस में क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए, इनकी पूरी बैलेंसी फुल हो गई है, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया, और आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे MgCl2, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं और मोस्टली ब्रिटल होते हैं, मतलब कि चमकीले होते हैं, ठीक है। जैसे आपका MgCl NaCl ये जनरली ब्रिटल होते हैं, चमकीले होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्यों होता है, रीजन बताओ कमेंट में। ये सारा देखो केमिस्ट्री रटने की चीज़ नहीं है, केमिस्ट्री फील करने की चीज़ है, इसको समझो। जो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्या होता है, तो बेसिकली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये आयन से मिलकर बने, तो इसलिए इनके बीच में जो फोर्स होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो ज़्यादा होती है आयनिक कंपाउंड की। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि आसानी से टूटते नहीं है, इनके बीच में आयनिक फोर्स है, इनके बीच में आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड है, तो इसलिए आसानी से टूटते नहीं, ठीक है। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। वहीं पे जो कोवलेंट कंपाउंड होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो इसलिए वो आसानी से टूट जाता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी इसके बारे में आप क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में आप ज़्यादा पढ़ोगे, कितने टाइप से केमिकल फोर्सेस होती है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वैन डर वाल्स फोर्स होती है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे ज़्यादा। अगर आप क्लास 11 में केमिस्ट्री लोगे तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ोगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, ठीक है। तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, वही मैंने बताया कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होती है, तो अगर इनका जो इनको अलग करना मुश्किल होता है, तो इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। जनरली सोल्युबल इन वाटर, वाटर में ही घुल जाते हैं, जैसे आपका NaCl है, नमक है, वो पानी में घुल जाता है, ठीक है। बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन, पेट्रोल, मतलब केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुल पाते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट एक बात याद रखो यहाँ पे, जो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये कभी भी फ्री स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। मतलब कि जो NaCl है, मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर NaCl सॉलिड फॉर्म में है, मतलब कि नमक है, जो आपका नमक घर में, नमक अगर ऐसे सॉलिड फॉर्म में, तो वो कभी भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएगा। बट अगर मैं इसका एक्वा सॉल्यूशन बना दूं, मतलब कि इसको अगर मैं पानी में घोल दूं, तो पानी में घुलने में क्या होता है, जब इसको मैं अगर H2 मतलब कि जब मैं इसको पानी में मिलाऊंगा तो इसको जो आयंस है वो अलग अलग हो जाएंगे, है ना। आपका Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। अब क्योंकि आयंस फ्री हो गए अब, है ना, पानी में घुलने के बाद जो आयंस है वो फ्री हो गए, तो अब इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है। तो वही बोला यहाँ पे कि जो जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो एक्वा सॉल्यूशन में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है। बट कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड में फ्री स्टेट में नहीं होता है। बट अगर जैसे मैं पानी में घोल दूंगा तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, अब अलग अलग हो गया, अब आयंस बन गए, अब इनके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है, ठीक है। यही आपने समझा रखा है यहाँ पे। ऑकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कैसे पाए जाते हैं, तो देखो मिनरल्स के फॉर्म में, कंपाउंड्स ऑफ मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं मेटल्स के, उसमें मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और क्या होता है, तो ऐसे मिनरल जिनको हम लोग इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, जिनको हम लोग इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनकी ओर से, उसे उनके मतलब मिनरल से, उसे बोलते हैं ओर। तो बेसिकली देखो मिनरल तो हर कोई होता है, जैसे कि आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, ये मिनरल ये अर्थ की क्रस्ट में मौजूद है। बट और किन्हें बोलेंगे, जो कि जिससे हम लोग अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मिनरल्स तो पड़े हैं यहाँ पे आपके अर्थ की क्रस्ट में, बट उसमें से प्योर तरह से, मतलब प्योरली उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना मिनरल उसमें से निकल रहा है उसे बोलते हैं और। जैसे आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपका Fe है, ठीक है, आपका Fe आयरन है, तो आयरन तो आपके अर्थ की क्रस्ट में मौजूद है, बट जो अगर उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, बहुत सारी अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो प्योर नहीं होता है, तो कितने तरह से उसमें से पूरा मेटल निकाल सकते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं और, ठीक है। मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड, पूरा अच्छे मतलब इकोनॉमिकली उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं और, जैसे सल्फाइड और, कार्बोनेट और, ऑक्साइड और, ठीक है। तो सारे मिनरल्स और नहीं होते हैं, बट सारे और मिनरल्स जरूर होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सारे मिनरल्स जो हैं वो और नहीं होते हैं, ठीक है, सारे मिनरल्स और नहीं होते हैं, बट सारे और मिनरल्स जरूर होते हैं, क्योंकि मिनरल्स तो पड़ेंगे ना, इसलिए। गैंग क्या होता है, गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, ओर्स आर फाउंड मिक्स्ड विद अर्थ इंप्योरिटीज, तो जो ओर्स हम लोग निकालते हैं उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, जैसे आपका सॉइल है, मिट्टी भी निकल आती है, सैंड भी होता है, तो जितने भी और के साथ जो भी बाकी के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स, मतलब जैसे आपका मिट्टी हो गया, सैंड हो गया, है ना, जो आपकी डस्ट वगैरह होती है उसे बोलते हैं गैंग। तो ये गैंग को हम लोग और से रिमूव करते हैं, ठीक है, कैसे रिमूव करते हैं, अलग अलग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इट इज अलग, जैसे आपकी प्रोसेस है मेटलर्जी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम ओर। तो जैसे ओर है तो उसमें क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि ओर में अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, आपकी डस्ट होती है, आपकी सैंड होती है, सॉइल होती है, तो उसमें से प्योर मेटल को निकालने के लिए काफ़ी प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस
प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटल आपका एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो वो मतलब मेटल्स जो कि एक्टिविटी सीरीज के बीच में है, ठीक है। तो जैसे जितने भी सल्फाइड के और कार्बोनेट के ओर्स होते हैं, जितने भी सल्फाइड और कार्बोनेट के ओर्स होते हैं, इनको हम लोग हीट करके अलग कर सकते हैं। तो जो सल्फाइड के ओर्स हैं उसमें हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ता है, मतलब कि इसमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका ZnO आपका मेटल ऑक्साइड बन जाएगा और SO2 आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर जो आपका कार्बोनेट के जो ओर्स होते हैं इसमें हमें कम हीट देनी पड़ती है, ठीक है। और उसके पीछे रीज़न है, तो देखो कार्बोनेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन है कि नहीं, तो कार्बोनेट के ओर्स होते हैं इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको थोड़ी कम हीट दोगे तब भी चल जाएगा। वहीं पर जो सल्फाइड है इसमें क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि जितने सल्फाइड की ओर से और कार्बोनेट की ओर से इनको हीट दोगे तो ये इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अभी देखो प्योर फॉर्म थोड़ा ना, अभी तो इसमें ऑक्साइड लगा ना, जिंक ऑक्साइड, हमें तो प्योर जिंक चाहिए, हमें तो प्योर जिंक चाहिए। तो जिंक ऑक्साइड को इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अगला स्टेप क्या है कि इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग मिलाएंगे, इसका हम लोग रिडक्शन करेंगे। तो ZnO के साथ हम लोग कोक, तो कोक ये पीने वाली कोक नहीं है, ठीक है, कोक आपकी इसलिए कार्बन है। तो ZN जो हमारे तो जहाँ से हमने जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त करा है इसमें हम लोग कार्बन ऐड करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे CO अलग हो जाएगा और जिंक आपका प्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्सट्रैक्शन मेटल का जो कि मिडल में है। पहले क्या, मैं दोबारा समझा देता हूँ। पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होगा, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको रिडक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, कार्बन ऐड करेंगे तो CO आपका अलग हो जाएगा और जिंक आपका अलग हो जाएगा, ऐसे आपका पूरा प्योर फॉर्म में आ जाएगा। अगला आपका वो है कि वो मेटल जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, जो कि टॉप सीरीज पे है, तो वो क्या है, वो नॉर्मली अलग नहीं होते। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमें उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है, मतलब कि उसको हम लोग मतलब कि उसको पहले सॉल्यूशन में डालेंगे, उसके बाद उसके अंदर बिजली जोड़ाएंगे, फिर उसके बाद वो अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे आपका देखो यहाँ पे दे रखा है, ये आपका देखो ये रहा कैथोड एनोड, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, सिंपली जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो उसको हम लोग इसमें डालेंगे, इसमें मतलब बिजली जोड़ाएंगे, तो कैथोड पे वो अलग हो जाएगा, एनोड मतलब पे वो जितनी भी इंप्योरिटीज़ है, मतलब जितनी भी वो गंदगी है, इंप्योरिटीज़ है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। जो प्योर मेटल है वो यहाँ पे हमारा इकट्ठा हो जाएगा इस पर कैथोड रेट पे, कैथोड पे प्योर मेटल जो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको आप प्योर पढ़ सकते हो, इसको पॉज कर। कोरोजन क्या होता है भाई, मैं आपको वैसे फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि मेटल्स आर अटैक्ड बाय सब्सटेंस। देखो मॉइस्चर, एसिड, पानी के साथ रिएक्ट करने पर जो कोई मेटल है उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है और उसे बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। जैसे आपका लोहा है, वो भी रस्टिंग ऑफ आयरन आपका एग्जांपल है कोरोजन का, मतलब कि लोहे को अगर आप 2-3 महीना बाहर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी धूप की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, पानी की वजह से उसके ऊपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन की एक लेयर चढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो मेटल को कमजोर कर देगा, जिसकी वजह से वो करोड हो जाएगा, उसे बोलते हैं कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से कैसे बच सकते हैं, रस्टिंग किसी का प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से कैसे बच सकते हैं, बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन। पेंटिंग करने से, ऑयलिंग करने से, ठीक है, ग्रीजिंग करने से, या फिर गैल्वेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जिंक की कोटिंग करना, जिंक की कोटिंग को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो पेंटिंग करने से और मतलब ऑयलिंग करने से हम लोग कोरोजन से बच सकते हैं। दूसरे तरीका क्या है, एलॉयज। क्या आप या तो आप एलॉयज बना दो, मतलब कि मेटल और नॉन मेटल्स को आपस में रिएक्ट करा के आप एलॉय बना दो। जैसे आपका जो स्टील होता है वो आपका आयरन और निकल और आयरन में जो कॉम्बिनेशन होता है उससे आपका स्टील बनाता है, जो कि आपका बहुत ही टफ होता है, ठीक है। तो वो आपका जल्दी खराब नहीं होता, मतलब वो जल्दी कोरोजन उसमें नहीं लगता है। हमारा अगला चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी क्लास 10 केमिस्ट्री का। शुरू करते हैं इसको। कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन आपका एक बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, अभी उसको हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। इतना समझ लो कि जो कार्बन है वो बहुत ही यूनिक एलिमेंट है, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से बॉन्ड्स बना लेता है, ठीक है। इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज 0.02% प्रेजेंट। जो अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, उसमें कार्बन आपका कितना है, 0.02% प्रेजेंट है। कार्बन आपका हर जगह मिल जाता है। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, हम सभी कार्बन से मिलकर बने, ठीक है। कार्बन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। पेपर, प्लास्टिक, लेदर, रबर, अपने आसपास आप जो भी चीज़ें देखते हो उसमें कार्बन आपका प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है। तो कार्बन बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस में है, हर जगह कार्बन आपको मिल जाएगा। अब समझते हैं भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। हम सभी को पता है कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँ तो वो क्या हो जाएगी, 2,4 हो जाएगी, सबको पता है, ठीक है। हम सभी को ये बात पता है कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि भाई वो नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेन करे, और नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए लास्ट जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अगर कार्बन को नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करनी है तो 2 तरीके हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले किसी से, ठीक है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो 8 पूरे हो जाएंगे, तो ये नोबल गैस अटेन कर लेगा। या फिर 4 लूज कर देगा तो 2 रह जाएंगे, तब भी ये नोबल गैस अटेन कर लेगा। बट ये पॉसिबल है ही नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको इससे न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए, जो कि इसके पास पॉसिबल नहीं है। और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो निकालने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी है ही नहीं इसके पास, तो इसके पास पॉसिबल ही नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ना ही पॉसिबल है, ना ही इसके पास पॉसिबल है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाए, ठीक है। तो इसलिए जो कार्बन है वो बॉन्ड कैसे बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाता है, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो जो मैंने आपको बताया है
इंग्लिश में वही लिखा है यहाँ पे कि भाई अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, है ना, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है तो इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना है तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ताकि मतलब कि इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये सारे कार्बन हो गया, यहाँ पर हमेशा एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको कुछ एग्जांपल लिखते हैं। जैसे आपका जो H2 है, हाइड्रोजन है, तो हम सभी को पता है कि जो हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ऐसे दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर इसे नोबल गैस अटेन करना है तो एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट क्योंकि ना तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसके न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए, जो कि होल्ड कर नहीं पाएगा, और ना ही ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई देगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना इसको देने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। तो क्या करेंगे, कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, जो ये हाइड्रोजन है ये इससे एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लेगा, और जो ये वाला हाइड्रोजन है ये इससे इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो दोनों का काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसको भी इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसकी नोबल गैस अटेन हो गया, और जो ये वाला हाइड्रोजन है इसने भी इसका एक शेयर कर लिया, इसको भी नोबल गैस अटेन हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो देखो पेयर मतलब क्या होता है, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, ठीक है, जोड़ा मतलब ये 2 चीज़ें। तो क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग हो रही है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो उसे हम लोग सिंगल बॉन्ड से शो कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ऐसे आपका क्या है, आपका ऑक्सीजन है, तो हम सभी को पता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसमें क्या होता है, लास्ट जो उसका लास्ट शेल होता है उसमें कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 2,6 हो जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके लास्ट शेल में। तो अगर इसे भी क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लेना पॉसिबल नहीं है, ना ही 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना पॉसिबल है। तो ये भी क्या करता है, ये भी आपका शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। तो आपका एक ऑक्सीजन हो गया, इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे आपका जो दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके पास भी 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा थोड़ी देर के लिए। तो ये ऑक्सीजन है, ये इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और अपने ऑक्टेट पूरा कर लेगा और पूरा सेटिस्फाई हो रहेगा, नोबल गैस अटेन कर लेगा। और जो ये वाला ऑक्सीजन है ये भी इसके इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और अपनी जो ऑक्टेट पूरा कर लेगा और नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। अब क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे, डबल बॉन्ड, ठीक है। सिंपल है बहुत ही, ठीक है। अब तो आप समझ गए होगी कि भाई यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था हाइड्रोजन वाले में, ठीक है, ऑक्सीजन वाले में डबल बॉन्ड है। तो जो N2 है मतलब कि नाइट्रोजन है, इसमें क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर होके जो शेयर होते हैं उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कार्बन के इलेक्ट्रोप्स क्या होते हैं। तो कार्बन के बेसिकली 3 इलेक्ट्रोप्स हैं, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरेंस। डायमंड क्या होता है, ईच ऑफ द कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर एटम ऑफ कार्बन। तो अगर जो डायमंड में बेसिकली क्या होता है कि जो डायमंड है उसमें हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बॉन्ड होता है, ठीक है। हर एक कार्बन एटम और 4 कार्बन एटम से बॉन्ड होता है और उससे डायमंड बनता है। और जो डायमंड होता है वो आपका एक 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आपका एक 3D स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि हमें पता है, ठीक है, क्योंकि वो आपका एक 3D स्ट्रक्चर है जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, ठीक है। दूसरा क्या आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच ऑफ द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 3 अदर एटम ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट में क्या होता है कि हर एक कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, ठीक है। देखो डायमंड में क्या होता है, हर एक कार्बन एटम 4 से बॉन्ड होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, हर एक कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम से बॉन्ड होता है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा कमजोर होता है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स होती है वो थोड़ी कमजोर होती है। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन मूव, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताया कि भाई जो कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी होती है, तो एक साथ 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो एक साथ ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ग्रेफाइट में 3 बॉन्ड तो फिक्स होते हैं, इसके 3 बॉन्ड तो मतलब कि 3 तरह से तो बॉन्डेड है, बट एक इसका फ्री होता है। तो क्योंकि एक इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है इसीलिए इसका जो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है तो वो कुछ तो करेगा ना, तो इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट। आपकी जो पेंसिल होती है उसमें भी ग्रेफाइट ही होता है, ठीक है। आखिरी आपका वो है फुलेरेंस। तो फुलेरेंस क्या होता है, देखो
स्मॉलेस्ट फुलरेंस इज हैज 60 कार्बन एटम। तो जो फुलरेंस होता है वो 60 कार्बन एटम आपस में जुड़ के आपस में बॉन्ड बना के फुलरेंस बनाते हैं। और जो फुलरेंस होता है आपके एनसीईआरटी में आपका वो पिक्चर दे भी रखी है, वो एक फुटबॉल की तरह दिखता है ना, एक फुटबॉल की तरह दिखता है जिसमें 60 कार्बन एटम आपस में लिंक होते हैं। ठीक है, अच्छा इनका यूजेस क्या होता है? देखो जो डायमंड का यूज़ क्या है भाई, ज्वेलरी बनाने में, थर्मामीटर में इसका यूज़ होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज़ क्या है? पेंसिल बनाने में, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स बनाने में और ड्राई लुब्रिकेंट में इनका यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा कुछ इनके बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। जो डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, कि इस अभी तक जो हमें पता है सबसे जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस वो है वो डायमंड है। ठीक है, और ग्रेफाइट क्या है? बहुत ही सॉफ्ट होता है, आप इसको हाथ से भी तोड़ सकते हो ग्रेफाइट को। इट इज़ एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, बट वहीं पे जो ग्रेफाइट होता है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, जो डायमंड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि डायमंड ऑलमोस्ट आपका ट्रांसपेरेंट होता है, आप उसके आर पार देख सकते हो। बट वहीं पे जो ग्रेफाइट होता है वो आपका ये होता है ओपेक होता है, मतलब कि इसके आर पार आप लोग नहीं देख सकते। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का बहुत ही वर्सेटाइल नेचर है, जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि कार्बन बहुत ही आसानी से बॉन्ड बना लेता है। क्यों बना पाता है? क्योंकि उसके पास कुछ रीजंस है। पहले तो वो उसके पास एक कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, उसके पास टेट्रावैलेंसी है और उसके पास आइसोमेरिज्म है। ये क्या होता है? इनको वन बाय वन करके देखते हैं। ठीक है, कैटेनेशन, तो कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी, कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो बाकी कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है, उसे बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है, तो कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो जितने मर्जी चाहे उतने मर्जी बाकी कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, मतलब कि वो चाहे तो C+C मतलब कि ऑलमोस्ट इन्फिनिटी जितने मर्जी चाहे वो कार्बन एटम के साथ वो बॉन्ड बना सकता है, इसे बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। ठीक है, कैटेनेशन से बोलते हैं कि जो बाकी कार्बन एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसे बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है, टेट्रावैलेंसी क्या होती है भाई? देखो नाम से पता लग रहा है क्या, टेट्रा मतलब क्या होता है? 4, वैलेंसी मतलब क्या होता है? सबको पता है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी है। ठीक है, आपको बताया भी था ना, 2,6 2,4 होता है ना इसका इलेक्ट्रॉन्स। तो लास्ट जो शेल होता है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उसे वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है तो ये बहुत ही आसानी से बाकी एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, तो इनके साथ आसानी से बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास टेट्रावैलेंसी है और ये यूनिक है। टेट्रावैलेंसी और किसी के पास नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक आपका वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, अगर आपकी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका सैचुरेटेड कार्बन होता है, सैचुरेटेड कार्बन होता है। ठीक है, अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या होता है? आपका अनसैचुरेटेड होता है, वो आपका अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, जैसे आपका देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपका ये है एल्केन। अब देखो एल्केन क्या होता है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो अगर CnH2n+2 ये एक फॉर्मूला होता है एल्केन का। एल्केन क्या होता है? अगर किसी भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसे बोलते हैं हम लोग एल्केन। ठीक है, अगर उसे बोलते हैं हम लोग एल्केन। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसे बोलते हैं एल्कीन। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसे बोलते हैं एल्काइन। बहुत ही ईजी है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा इस चीज़ को। अगर सिंगल बॉन्ड है एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं? एल्काइन। ठीक है, और इनका फॉर्मूला भी होता है कि CnH2n+2 ये होता है एल्केन के लिए, CnH2n ये होता है एल्कीन के लिए, CnH2n-2 ये होता है एल्काइन के लिए। इसमें अगर आप फॉर्मूला पुट करोगे, इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपको अलग अलग कंपाउंड्स मिलते रहेंगे। जैसे आप एक हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे आपका ये फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है, जैसे आपका ये फॉर्मूला है ना CnH2n+2, तो काम करते हैं इसमें n की जगह 2 डाल के देखते हैं ना, पुट n = 2, ये चेक करते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 डाल दो, तो C यहाँ पे देखो n है ना, यहाँ पे 2 डाल दो, H2 यहाँ पे n है, ब्रैकेट 2+2, तो क्या बनेगा? C2H2, 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 + 2 6 हो जाएगा, तो C2H6 ये क्या होगा? आपका एक कंपाउंड हो गया। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ईथेन। ठीक है, इथेन बोलते हैं क्योंकि 2 कार्बन है उसे बोलते हैं ईथ, सिंगल का 1 कार्बन होता है उसे बोलते हैं मेथ, 3 कार्बन होता है उसे बोलते हैं प्रोप। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, ज़्यादा घबराओ मत, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, डिटेल में। तो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यूज तो आपके अलग अलग कंपाउंड मिलते रहेंगे। 1 पुट करोगे तो आपका CH4 आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम इथेन बोलते हैं। 2 पुट करोगे तो C2H6 आएगा जिसे हम इथेन बोलते हैं। 3 पुट करोगे अगर n गिरेगा तो आपका प्रोपेन आ जाएगा C3H8। जो आपका एल्कीन होता है वो एल्काइन होता है, इसको हम लोग 2 से ही शुरू करते हैं, मतलब कि जो अगर इसमें n की वैल्यू है वो 1 से शुरू नहीं हो सकती क्योंकि इसके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है ना कार्बन के बीच में। तो ये जो यहाँ पे आप n जो है वो 2 से ही शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे आप 2 से शुरू करोगे तो ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं।
देखो यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे आपका जो देखो जो मीथेन है, ठीक है, अगर मतलब कि अगर एक कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक है, और वो 4, देखो जैसे मान एक कार्बन है और वो 4 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, एक कार्बन अगर 4 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है उसे बोलते हैं मीथेन, ठीक है, इसे बोलते हैं मीथेन क्योंकि सिंगल कार्बन है, ठीक है। अगर 2 कार्बन होते हैं उसे बोलते हैं ईथ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं आपको नेमिंग सिखा भी देता हूँ इसी वक्त। अगर सिंगल कार्बन एटम है तो उसे बोलते हैं मेथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन एटम है उसे बोलते हैं ईथ, अगर 3 कार्बन एटम है उसे बोलते हैं प्रॉप, अगर 4 कार्बन एटम है उसे बोलते हैं ब्यूट, अगर 5 कार्बन एटम है उसे बोलते हैं पेंट, अगर 6 कार्बन एटम है उसे बोलते हैं हेक्स, ठीक है। इसके आगे आपका काम नहीं आएगा, ठीक है, मतलब इतने में आपका काम चल जाएगा। तो अगर सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होता है, हमने पढ़ा था ना कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो उसे इन बोलते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे आइन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका मीथेन, आपका मीथेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ईथ है तो इसमें अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इथेन। अगर डबल बॉन्ड है इनके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या हो जाएगा आपका इथीन हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आपका इथाइन, ठीक है। तो ऐसा आपकी नेमिंग होती है। अभी जो नॉमेनक्लेचर है वहाँ पे हम लोग और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको बस बेसिक बता दिया, अभी मैंने आपको बस बेसिक बताया। अभी नॉमेनक्लेचर जो है नेमिंग कैसे करते हैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको दूंगा मैं, वो भी थोड़ा आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो जैसे जो मैंने आपको बताया तो वही है कि अगर डबल बॉन्ड है ना, अगर डबल बॉन्ड है इनके बीच में तो आपका इथीन हो जाएगा, है ना। ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका इथाइन हो जाएगा, ये जैसे ये रहा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका इथाइन हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखो आइसोमर्स क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जिनका फॉर्मुला सेम होता है, जिनका केमिकल फॉर्मुला सेम होता है, बट उनका फिजिकली अलग होता है वो, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मुला, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मुला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सबका जो ब्यूटेन है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि अगर 4 कार्बन एटम है उसे बोलते हैं ब्यूट, है ना। 4 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होता है, ब्यूटेन। तो क्योंकि यहाँ पे देखो ब्यूटेन है, ठीक है, तो ब्यूटेन को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, 4 कार्बन एटम, ठीक है। और ब्यूटेन को अगर मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे जो कार्बन का एटम है वो 4 ही है, बट क्योंकि मैंने इसको अलग से दिखा दिया है, इसकी जो फिजिकल कैरेक्टर वो अलग है, देखो यहाँ पे 4 ही है, यहाँ पे 4 है, बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे आपका पेंटेन है, इसमें क्या होता है, 5 कार्बन होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ क्या, कि भाई एक कार्बन, देखो एक कार्बन यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, एक कार्बन यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया, तो मैं देखो अभी भी कार्बन तो 5 ही है बट स्ट्रक्चर अलग हो गया, इसे बोलता है आइसोपेंटेन, इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। अगर 2 कार्बन एटम को मैं ऐसे लगा दूँ, ठीक है, मतलब कि देखो पहले ऐसे था 1 2 3 4 5, तो 2 को आपस में हटा, देखो ऐसे इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, इस वाले को मैंने यहाँ लगा दिया, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, मतलब कि अगर मैं ऐसे थोड़ा सा चक्रव्यूह बना दूँ, इसे बोलते हैं नियोपेंटेन, ठीक है। ध्यान से देखो तो कार्बन के एटम अभी 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, बट स्ट्रक्चर अलग हो गया, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। इसके ऊपर आपका सवाल आ सकता है, वैसे एक सवाल आपका उसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आपका फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है। देखो अगर नॉर्मली आपका CH होता है, ठीक है, जैसे आपका ये रहा C H H H H, ठीक है, H नॉर्मल आपका ऐसे होता है। अगर मान लो बाई चांस इस H को हटा के मैं कोई अलग एटम ले आऊँ, कोई अलग ग्रुप ऑफ एटम ले आऊँ, मान लो कि मैं OH ले आया, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, इसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाने से तुम उसमें कुछ और लगा दोगे, पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और इन्हें बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। कुछ आपके ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, कुछ आपके ग्रुप्स होते हैं। जैसे आपका देखो अगर H हटा के, मतलब कि हाइड्रोजन हटा के मैं यहाँ पे Cl लगा दूंगा तो उससे वो आपका क्लोरो बन जाएगा, उसका मतलब कि पूरा चेंज हो जाएगा ग्रुप। अगर H हटा के मैं OH लगा दूंगा वो आपका एल्कोहल होता है, ठीक है। अगर H हटा के मैं आपका COOH लगा दूंगा उसे बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। अगर H हटा के हाइड्रोजन हटा के एक, अगर मैं वहाँ पे COO लगा दूंगा उसे बोलते हैं कीटोन। अगर H हटा के मैं COOH लगा दूंगा उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखो होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, देखो हर एक जो यहाँ पे देखो ये रहा जो ये है, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो हर एक जो कार्बन एटम है वो CH2 से डिफरेंट कर रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो इनके और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, CH2 का डिफरेंस है। तो ध्यान से देखो देखो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन डिफरेंस हो गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, CH2 का डिफरेंस है। ऐसे इनके बीच में देखो, इनके बीच में डिफरेंस कितना, वो भी CH2 का ही है। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो कार्बन का 1 कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो देखो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी कितने का, CH2 का ही है। तो इसमें हर के बीच में डिफरेंस है वो CH2 का आ रहा है, इसे बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, कि हर के बीच में डिफरेंस है वो CH2 का ही है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से यही है, ठीक है। बाकी मतलब अभी कुछ लोग इसको डिफिकल्ट करके समझाते हैं, बट सिंपली ऐसे ही होता है, मतलब ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। नॉमेनक्लेचर इसको पढ़ते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉमेनक्लेचर मतलब कि कोई भी कार्बन कंपाउंड है उसका हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेमिंग के कुछ रूल होते हैं, वो समझते हैं। देखो अगर एल्कीन है,
ठीक है, मतलब कि अगर एल्कीन है ग्रुप में हमारा तो उसका जो सफिक्स क्या होता है इन, उसे इन पढ़ते हैं, हम लोग को पता ही है। अगर एल्काइन है तो उससे आइन पढ़ते हैं। अगर एल्कोहल मतलब कि किसी आगे OH लगा है ना, मतलब कि किसी कार्बन के आगे OH लगा है तो उसे ओल पढ़ते हैं। ठीक है, ओल पढ़ते हैं उसे, अभी हम लोग अभी नेमिंग करेंगे। अगर एल्डिहाइड लगा, अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है उसे बोलते हैं अल, उसे बोलते हैं अल। ठीक है, अगर कीटोन ग्रुप लगा है, ठीक है, आपका कीटोन ग्रुप लगा है COO, इसे बोलते हैं ओन, कीटोन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH लगा है, मतलब ये ग्रुप लगा है कार्बन के आगे, उसे बोलते हैं ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आप कुछ नेमिंग करते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप उसको बताना ग्रुप में, आप चैट बॉक्स में फिर कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका ये है एक C C C C, ठीक है, यहाँ पे H है H है H है H है H है H है H है, यहाँ पे Cl लगा है। इसकी नेमिंग बताओ कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। तो बहुत ही आसान है, अभी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे। इसकी नेमिंग बताओ कमेंट में फटाफट। इसका इस कंपाउंड का नेमिंग क्या है? 4 कार्बन एटम है तो क्या होता है? ब्यूट होता है, 4 को ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, बट क्योंकि इसका आगे एक ग्रुप भी लगा है Cl, ठीक है, तो इसका नेमिंग बताओ, नेमिंग क्या होगा? देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमें ग्रुप देखना पड़ता है, ग्रुप लगा कि नहीं लगा। तो इसके पीछे आपका एक ग्रुप लगा क्लोरो, ठीक है, आपका क्लोरीन लगा है तो उसे क्या पड़ता है? इसे पड़ता है क्लोरीन। तो पहले हम इसे ऐड करेंगे, क्लोरो। ठीक है, अब क्या है, अब क्या और कोई ग्रुप लगा है क्या? इसमें एल्डिहाइड, अल्कोहल कुछ और लगा है? कुछ और नहीं लगा, बाकी सिंपल कंपाउंड है। तो अब सीधा हम लोग नेमिंग शुरू कर सकते हैं। कितने कार्बन आइटम है? 1 2 3 4, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्लोरोब्यूटेन, आपका नेमिंग हो गया। बहुत ही आसान, ऐसे ही आएगा, ज़्यादा सिंपल, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, एक और करते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये रहा C H, ठीक है, Cl H OH। इसकी नेमिंग बताओ, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में फटाफट कि जो ये आपका पूरा है स्ट्रक्चर, इसकी नेमिंग क्या होगी? देखो पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें ये प्रीफिक्स ऐड करना पड़ता है। मतलब जैसे अगर मतलब क्लोरीन लगा हो, ब्रोमीन लगा हो, आयोडीन लगा हो, तो पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, पहले इसको ऐड करना पड़ता है प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद आपकी बाकी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो पहले क्यों इसमें देखो देखो इसमें क्या है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी लगा है, इसमें OH भी लगा है, बट क्योंकि पहले क्या आता है, पहले प्रीफिक्स आता है, तो पहले हम लोग इससे शुरू करेंगे नेमिंग। पहले क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। ठीक है, तो पहले क्या आएगा आपका? देखो पहले क्या आएगा इसमें? क्लोरो, क्योंकि पहले ये आएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब हम नेमिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कितने कार्बन आइटम है? 1 2 3, ठीक है, तो क्लोरो, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब क्योंकि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा है OH, तो OH का सफिक्स क्या होता है? OH को हम लोग कैसे बुलाते हैं? ओल, तो उसका क्या आ जाएगा? ओल आ जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्रोपेनोल, ये इसका आपका केमिकल नेम हो गया IPSC ने। ठीक है, ऐसे आप बाकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे पास टाइम कम है क्योंकि 1 घंटे के अंदर पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करानी है। मतलब 1 घंटे के अंदर चैप्टर नहीं होता है, चैप्टर के लिए मतलब अगर इस चैप्टर को अगर मैं डिटेल में समझाऊँ तुम्हें तो 2 से 3 घंटे में मैं डिटेल में समझा सकता हूँ, बट क्योंकि यार टाइम बहुत ही कम है, बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि भैया 1 घंटे के अंदर समझाना है, उसका टाइम कम है, तो इसलिए अब आके बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप लोग समझ सकते हो मेरी मजबूरी कि मेरे को 1 घंटे के अंदर ही पूरी केमिस्ट्री करानी है, मतलब चैप्टर भी नहीं, पूरा केमिस्ट्री मुझे करवानी है, तो समझ सकते हो कि मुझे फटाफट कराना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई कमेंट मत करना कि भैया आप फटाफट करवा रहे हो, क्योंकि मतलब मजबूरी है ना। मैं चाहूँ तो आपको डिटेल में समझा सकता हूँ, बट टाइम ही नहीं है, टाइम के पास कमी है अपने पास। चलो आगे बढ़ते, खैर कोई नहीं, ठीक हो, किसी और दिन समझ लेंगे। ठीक है, 11th में समझ लेना, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। कंबशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, फटाफट करते हैं। ठीक है, टाइम बहुत ही कम है, फटाफट करते हैं। कंबशन मतलब क्या होता है? जलाना, हीट देना। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स जनरली बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो जितने भी कार्बन कंपाउंड है, सिंपल है, जितने भी कार्बन कंपाउंड है, जितने भी कोई भी ले लो, डायमंड, ग्रेफाइट, मतलब कुछ भी ले लो, कितना कुछ भी, जितने भी कार्बन कंपाउंड है जब वो जलते हैं, जब वो बर्न होते हैं तो वो CO2 और वाटर निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल लेते क्या है, देखो CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मतलब एयर बेसिकली, है ना। तो अगर मैं इसको बर्न करूंगा तो क्या आएगा आपका? CO2 और H2 आपको बाहर आ जाएगा, साथ में आपका हीट और लाइट भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल याद रखो कि जितने भी कार्बन कंपाउंड है जब वो जलते हैं तो वो CO2 और H2 आपको रिलीज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड होती है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड होती है उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि आपके जितने भी एल्केन होता है, इथेन, प्रोपेन, है ना, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अगर वो जलते हैं तो वो आपका ब्लू फ्लेम देते हैं। ठीक है, वो आपका एक ब्लू फ्लेम देते हैं। बट वहीं पे जो अनसैचुरेटेड है, मतलब जिनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होती है, जब उनको जलाते हैं तो वो एक सूटी फ्लेम देते हैं। सूटी फ्लेम क्या होते हैं? मतलब कि वो थोड़ी सी येलोइश फ्लेम देते हैं, वो थोड़ी सी येलो फ्लेम देते हैं। मतलब कि देखो जितने भी अनसैचुरेटेड कार्बन है, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो पूरी तरह से जल नहीं पाते। ठीक है, वो पूरी तरह से जल नहीं पाते, इसलिए वो आपकी सूटी फ्लेम देते हैं, मतलब कि थोड़ी सी येलो फ्लेम देते हैं, उसमें थोड़ा धुआं भी निकलता है। ठीक है, ग्रेट। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, अगर कोयले को और पेट्रोलियम को अगर जलाते हैं तो वो आपकी सल्फर और नाइट्रोजन की आपकी ऑक्साइड एमिट करता है। मतलब कि अगर कोयले को या फिर तुम पेट्रोल को जलाते हो तो तुम्हें दिखता भी होगा कि उसके अंदर से काला धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है? इसलिए वो सल्फर का और नाइट्रोजन का ऑक्साइड से होते हैं, वो जो निकलते हैं, और जिनकी वजह से आपकी एसिड रेन होती है। एसिड रेन इसकी वजह से होती है कि अगर आप कोयले को पेट्रोल को जलाते हो ना, जैसे आपका जो मतलब गाड़ियों में जो गाड़ी चलाते हैं तो उसमें से भी क्या आता है? बेसिकली पेट्रोल जल रहा है आपका, है ना, तो वही सब मिलकर आपका क्या होता है? एसिड रेन वहीं से बनता है। ठीक है,
इसलिए पॉल्यूशन ज़्यादा होता है कि जो गाड़ियाँ वगैरह होती है उसमें धुआं निकलता है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड निकलती है, जिनकी वजह से आपका पॉल्यूशन होता है। ठीक है, ग्रेट। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है हम सभी पता है कि ऑक्सीजन को ऐड करेगा, वो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जो अल्कोहल्स हैं, ठीक है, ये आपका देखो बेसिकली क्या है, इसका नाम टू कमेंट बताओ, चैट बॉक्स में कमेंट बताओ फटाफट, मैं सबका चैट देखूंगा। इसका नाम क्या है, इसे क्या बोलते हैं, 2 कार्बन है और आपका OH लगा है, तो 2 कार्बन को देखो, दो कार्बन आपका ईथ हो गया। ठीक है, क्योंकि OH लगा है तो इनॉल, इथेनॉल, सिंपल। ठीक है, खैर टॉपिक वो नहीं है, देखो टॉपिक क्या है कि अगर जो अल्कोहल होता है, ठीक है, जो अल्कोहल होता है उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, कुछ भी एक चीज़ ले सकते हो, या तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो या फिर अल्कलीन KMnO4 मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट ले लो। इसकी प्रेजेंस में इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। इसकी प्रेजेंस में आपका जो ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिख रही है आपको, ये जो ऑक्सीजन दिख रही है ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये अल्कोहल है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH है ना, आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस ये सिंपल सी रिएक्शन, ग्रेट, आपके ऊपर आ सकती है, इसके बाद की रिएक्शन लिखो। तो अगर मतलब कि ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाय द वे, इसको याद कर लेना, बहुत ही सिंपल है, मतलब कुछ है भी नहीं यार। आपका अल्कोहल है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 या फिर KMnO4 आपका C3HCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। एडिशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, देखो हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। देखो कुछ नहीं, देखो सिंपल ही है, मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ, इसमें बहुत ही इंग्लिश लिखी है। ठीक है, हम लोग बहुत ही देसी भाषा में समझते हैं। देखो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब कि जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, वो अगर आपको उनको सिंगल बॉन्ड में, मतलब कि अगर आपको उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो उसमें हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। देखो ये समझ जाने का, मैं तुम्हें समझाता हूँ, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें फील कराता हूँ। देखो जैसे आपका C2H6 है, ये क्या आपका, ये तो इथेन है, ये आपका एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, वहीं पे जो C2H4 है, ये क्या आपका, ये डबल बॉन्ड है ना, आपका इथीन है ना, तो ये क्या आपका, ये अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो आपका ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो अगर इस अनसैचुरेटेड को, मतलब अगर इथीन को मुझे इथेन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बस देखो कार्बन तो सेम ही है, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दूं 2 तो आपका ये हो जाएगा कन्वर्ट। वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है सिंपल भाषा में, वही चीज़ जो मैं आपको समझाया ना, वही चीज़ बता रखी है यहाँ पे कि भाई जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनको अगर मैं सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो मुझे हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। बट ऐसा तो नहीं है कि भाई ये देखो ऐसा हाइड्रोजन ले और तो कन्वर्ट होता है, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमें कैटलिस्ट देना पड़ता है, उसके लिए हमें पैलेडियम या फिर निकल, मतलब कि कोई भी दे सकते हो, निकल या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में हम उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। तो जितने भी अनसैचुरेटेड वाले हैं ये आपके सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बस यही आपका। ठीक है, सिंपल है, जो आपका एग्जांपल लिया था ना इथेन और इथेन का, वही वाला है। अच्छा, इसी की हेल्प से जो वेजिटेबल ऑयल होता है, तो जो वेजिटेबल ऑयल है वो आपका अनसैचुरेटेड होता है। इसी की वजह से, मतलब इस एडिशन रिएक्शन की वजह से जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं इसको हम लोग वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी वेजिटेबल ऑयल हैं इसको हम लोग वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, देखो नाम से पता लग रहा है क्या सब्स्टिट्यूशन। आप लोगों ने अपनी जो मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन, उसमें आपने पढ़ा भी होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली क्या होता है कि एक की जगह हटा के कोई दूसरा ले लेता है ना। तो वही सेम यहाँ पे क्या है, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम इफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सिंपल वही है कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है किसी और एटम से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या देखा है, CH4 + Cl2, तो यहाँ पे क्या होगा, जो Cl2 है वो हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3Cl और आपका HCl अलग हो जाएगा, मतलब कि जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है वो Cl से अलग हो जाएगा, अलग एक कंपाउंड HCl आपको बना लेगा। ठीक है, ये आपका क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, इनके बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है इस चैप्टर में कि इथेनॉल और इथेनॉइक की जितने भी रिएक्शन वगैरह वो क्या होता है। देखो तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दे रखा है। तो इथेनॉल क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 156 केल्विन। इथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 156 केल्विन होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 351 केल्विन। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है आसानी से, प्लस ये अगर इसको टेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा बर्निंग टेस्ट होता है इसका, मतलब कि बहुत ज़्यादा बर्न करता है टेस्ट करने पे। ठीक है, वैसे टेस्ट मत करना, जरूरी क्या टेस्ट करना। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो पढ़ते हैं। देखो जो इथेनॉल है अगर वो सोडियम से रिएक्ट करता है तो वो सोडियम इथोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, देखते हैं, देखो ये इथेनॉल है, ये सोडियम है Na। तो अगर इथेनॉल को अगर हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये इस पे जो Na है ये इस पे आके चिपक जाएगा। ठीक है, जो Na है इस पे आके चिपक जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो देखो C2H5O Na, इसे बोलते हैं क्या, सोडियम इथोक्साइड, और जो आपका H2 है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको आराम से याद कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं CH3CO मतलब कि इथेनॉल को अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करूँ, मतलब क्या कि अगर मैं इसमें से H निकाल लूँ, इसमें हाइड्रोजन निकाल लूँ, तो क्या बन जाएगा आपका इथीन बन जाएगा, है ना। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, मतलब कि हाइड्रोजन को निकाल लेना। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं कि मतलब हाइड्रोजन अपने आप निकल जाएगा, कुछ हमें देना पड़ेगा, कुछ कैटलिस्ट देना पड़ेगा। तो अगर C2H5 मतलब कि इथेनॉल को अगर हम H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका निकल जाएगा। क्या क्यों निकलेगा, क्योंकि जो H2SO4 है ना ये हाइड्रोजन खींच लेगा, ये बेसिकली सोख लेगा हाइड्रोजन। जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोजन को सोख लेगा, तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपका C2H4 इथीन बन जाएगा। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं।
इसका यूजेस क्या है, इथेनॉल का यूजेस क्या है? तो देखो सोप बनाने में, सोप कॉस्मेटिक बनाने में, ठीक है, साबुन बनाने में और कॉस्मेटिक में इसका यूज़ होता है। अल्कोहलिक इसमें तो होता ही यूज़, ठीक है, इसमें तो होता ही यूज़। लेबोरेटरी में मतलब लैब्स वगैरह में भी यूज़ होता है। एंड मेडिसिन और टॉनिक्स में, जितनी में आपकी कफ सिरप होती है ना, जितनी में आपकी कफ सिरप होती है उसमें इथेनॉल होता है, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। यार मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है क्योंकि सुबह से मैंने ये टैबलेट पकड़ रखा है, बहुत ज़्यादा भारी है, एक मतलब आधे किलो का होगा, कि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, सह लेंगे थोड़ा, ठीक, कोई बात नहीं। इथेनॉलिक एसिड भाई लाइक वगैरह कर देना, ठीक है, लाइक कर देना सेशन को। पिछले 4-5 घंटों से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब सेशन भले 1-1.5 घंटे का आएगा, बट रिकॉर्डिंग उसके पीछे बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। मतलब सुबह से बोलते बोलते मैं थक गया हूँ, कोई बात नहीं। इथेनॉलिक एसिड, तो इथेनॉलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ठीक है, इसे हम लोग एसिडिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों नाम है इसके, इथेनॉलिक एसिड या फिर एसिडिक एसिड। तो देखो जो इथेनॉलिक एसिड है ये 290 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है, मतलब कि जो इथेनॉलिक एसिड है अगर उसको हम लोग 290 केल्विन टेम्परेचर पर रखें तो वो फ्रीज हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसलिए आगे इसलिए इसे जो है वो ग्लेशियल एसिडिक एसिड बोलते हैं, कि जो प्योर एसिडिक एसिड होता है उसे हम लोग ग्लेशियल बोलते हैं। तो ग्लेशियल जो बोलते हैं क्योंकि फ्रीज हो जाता है इसलिए बोलते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड, ठीक है, यही रीजन है इसका। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? बॉइलिंग पॉइंट आपका इतना है 391 केल्विन। ये आपका पानी में मिसिबल है और इसका जो टेस्ट है वो क्या है? सार है, मतलब कि थोड़ा खट्टा टेस्ट है इसका इथेनॉलिक एसिड का, ठीक है। अगर 3 से 4% सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर, मतलब कि अगर एसिडिक एसिड का अगर आप 3 से 4% सोल्यूशन लेते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं विनेगर। और विनेगर क्या होता है? विनेगर कहाँ पे यूज होता है आपका? मतलब कि सामान में रखते हैं ना, जैसे आप खटाई वगैरह हो गया, अचार वगैरह में, उसमें विनेगर मिलाते हैं, है ना। तो विनेगर आपकी जो चाउमीन होती है उसमें भी विनेगर ऐड करते हैं। तो विनेगर काफ़ी अच्छा होता है, आपके टेस्ट को बढ़ाता भी है, प्लस आपका एक प्रिजर्वेटिव भी है, मतलब कि चीज़ों को खराब होने से बचाता भी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं कि इसकी रिएक्शन क्या होती है। देखो हमने इथेनॉल की रिएक्शन पढ़ लिया, अब इथेनॉलिक एसिड की रिएक्शन पढ़ते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करता है। तो वैसे देखो ये आपकी जो टेबल है बहुत ही अच्छी दे रखी है, मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस टेबल को अगर आप याद कर लोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, बट खैर हम समझते हैं रिएक्शन को डिटेल में। अगर जो इथेनॉलिक एसिड है अगर मैं उसको Na के साथ रिएक्ट कराता हूँ, मतलब कि सोडियम के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो क्या बनेगा आपका CH3COONA, ठीक है, ये आपका बन जाएगा और साथ में आपका H2 निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको NaOH मतलब कि जो आपका कार्बोक्सिलिक इसको जो एसिडिक एसिड है अगर मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो आपको क्या बनेगा? यहाँ पे आपका जो Na है वो इस पर आके चिपक जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको Na2 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? सेम आपका Na इस पर आके चिपक जाएगा। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही बन रहा है, आपका Na आके चिपक रहा है। बट खैर एक रिएक्शन अलग है आपकी, वो क्या है आपकी? ये वाली, कि अगर एसिडिक एसिड में अगर मैं इथेनॉल बनाता हूँ, अगर एसिडिक एसिड में अगर मैं इथेनॉल ऐड कर देता हूँ तो वो आपका क्या बनाता है? वो आपका एक एस्टर बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर इस एसिडिक एसिड में CH3COOH में अगर मैं इथेनॉल बनाता हूँ, मतलब कि C2H5OH अगर मैं ये मिलाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ऑब्वियसली बात है कि इसकी प्रेजेंस में, तो आपका वो ये कंपाउंड बनता है, इसे बोलते हैं एस्टर। और जो एस्टर बनता है वो क्या होता है? आपका एक स्वीट स्मेलिंग होती है उसकी, मतलब कि बहुत ही अच्छी स्मेल होती है उसकी, बहुत ही प्लेजेंट स्मेल होती है, ठीक है, बहुत ही मीठी इसकी स्मेल होती है, ठीक है, जो कि आपके काफ़ी जगह परफ्यूम्स वगैरह में यूज़ भी होता है आपका एस्टर वगैरह, ठीक है। तो और इसे जो आपकी जो ये प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, ठीक है, जो आपका एस्टर बनता है इसे बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। तो एसिडिक एसिड में अगर आप इथेनॉल बनाते हो तो इसे आपका एस्टर बन जाता है, ठीक है। देखो वही देखा यहाँ पे एस्टरिफिकेशन, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सोप है वो सोडियम और पोटेशियम की एक लॉन्ग चेन होती है, ठीक है। सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन, मतलब कि सोडियम और पोटेशियम की कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन उसे बोलते हैं सोप, ठीक है। जैसे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है? जो यहाँ पे दिख भी रहा है COOH, ये क्या होता है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। और प्लस आपकी लॉन्ग चेन होती है, देखो इतनी लंबी चेन 17 कार्बन है तो बहुत लंबी चेन है, ठीक है। तो वो आपकी जो डेफिनेशन है परफेक्ट है, क्या कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो ये दो आपके एग्जाम्पल है, इनको याद कर लेना, ठीक है। इसे बोलते हैं पैलेमेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, मतलब इसे याद करना है, दो आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, ठीक है। C15H31 COOH, C17H35 COOH, ठीक है, इसे बोलते हैं पैलेमेटिक एसिड और आपका स्टेरिक एसिड, ठीक है। सोप्स आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर ओनली। जो सोप्स हैं, साबुन है, वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में आपके इफेक्टिव होते हैं, हार्ड वाटर में वो इफेक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है? जो हार्ड वाटर होता है उसमें मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, मतलब उसमें मैग्नीशियम सॉल्ट मिला होता है। तो जो सोप है वो उससे रिएक्ट कर स्कम बनाता है। तो स्कम क्या होता है? बेसिकली इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। इसमें दे रखा क्या आगे? इसमें दे रखा क्या? हाँ दे रखा है, देखो ये रहा, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में क्या होता है? आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि जो सोप है वो इससे रिएक्ट करता है और आपका एक स्कम बनाता है। इसका मतलब क्या होता है? आप बेसिकली आप समझ सकते हो झाग टाइप की बनाता है ना, झाग टाइप की, जो कि पानी में इनसॉल्युबल होती है। तो इसलिए जो सोप है वो हार्ड वाटर में कभी भी इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए हार्ड वाटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, है ना। ओके ग्रेट। अच्छा थोड़ा और पढ़ते हैं, देखो जो सोप होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है भाई। ये क्या? ये तो कुछ कीड़ा मकोड़ा सा दिख रहा है, हाँ ऐसा दिखता है सोप अंदर से, ठीक है। तो सोप क्या होता है? देखो बेसिकली सोप के दो एंड होते हैं, एक आपका ये एंड होता है, इसे बोलते हैं आयनिक एंड, ठीक है। और ये आपका ये होता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन एंड। क्योंकि यहाँ पे देखो जो चेन है ना, जो चेन वाला पार्ट है लंबा, वो ये होता है चेन वाला पार्ट। और ये आपका होता है आयनिक पार्ट, जिसका आगे आपके सोडियम लगा होता है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। देखो फिलिक मतलब क्या होता है? फिलिक मतलब होता है लवर। तो जो पानी को पसंद करता है वो आपका ये वाला पार्ट होता है,
ठीक है। और जो पानी को पसंद नहीं करता, जो हाइड्रोफोबिक है, वो आपका ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि जो साबुन है वो काम कैसे करता है। जो साबुन से हम लोग कपड़े धुलते हैं तो एक्चुअली वो काम होता कैसे है वहाँ पे, साफ कैसे होता है वहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो साबुन होता है उसका इस वाले हिस्से को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, मतलब कि पानी के साथ आपके चिपक जाएगा। और जो ये वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब कि पानी से डरता है। तो जो ये वाला पार्ट है ये गंदगी के साथ जाके चिपक जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है ये पानी के साथ जाके चिपक जाएगा, ठीक है। अभी हम वही देखते हैं। देखो बीच में आपकी ऑयल की ड्रॉपलेट है। देखो जैसे कि हमारे जो कपड़े गंदे होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है, ऑयल्स वगैरह होते हैं, है ना। ऑयल्स वगैरह होते हैं हमारे, जो भी कपड़े गंदगी वगैरह होती है, डस्ट वगैरह होती है, उस समय ऑयल्स वगैरह होते हैं। तो जो बेसिकली जो देखो जो आपके देखो ये आपका क्या है, ये आपका साबुन है। तो जो ये वाला पार्ट है ये क्या होता है आपका हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये तो पानी के साथ आके चिपक जाएगा। देखो इनके चारों ओर पानी होगा, तो ये जो पार्ट है ये वाला ये आपका पानी के साथ आके चिपक जाएगा। और जो ये वाला पार्ट है चेन वाला, क्योंकि ये क्या है आपका हाइड्रोफोबिक है, तो ये आपका ऑयल के साथ, जो ऑयल है ये उसके साथ जाके चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका पानी से चिपका पड़ा है, ठीक है। और ये जो ये वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक वाला, ये हाइड्रोफोबिक वाला, ये आपका जो ऑयल है ये उसके साथ जाके चिपक जाएगा। और ये कुल मिला के जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है ना, जो ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है इसे बोलते हैं मिसल, इसे बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन, ठीक है। अब साफ कैसे होता है, जब हम पानी से धुलते हैं, जब हम पानी से मतलब कि कपड़े को पटकते हैं ना और साथ में रगड़ते हैं उसको, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपका एक साथ साफ हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो पूरा पार्ट है ये इस तेल को इकट्ठा कर लेंगे, मतलब कि इसको जकड़ लेंगे। और जब हम पूरा पानी से धुलते हैं, साफ करते हैं, तो ये पूरा जो इकट्ठा पूरा मिसल जो है, पूरा मिसल है ये बह जाता है। ऐसे जो आपका पानी जो कपड़ा है वो साफ हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑयल निकल जाता है, क्योंकि जो ऑयल है वो चिपक गया है इनके साथ। और जो पूरा जो मिसल, जब पूरा मिसल बह जाएगा तो ये भी पूरा जो ऑयल है वो भी निकल जाएगा बाहर, समझ रहे हो। तो इससे आपके जो मतलब कि जो साबुन है वो ऐसे आपका साफ करता है, ठीक है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये आपको पूरा हो गया। इसका मैंने आपको बता दिया कि जो स्कम क्या होता है, कि जो हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है तो वो सोप के साथ रिएक्ट कर स्कम बनाता है, मतलब कि इनसॉल्युबल आपका सब्सटेंस बनाता है, जो कि आपके पानी में रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए सॉफ्ट वाटर में आपका सोप काम करता है, बट हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता। वहाँ पे हमें क्या चाहिए, वहाँ पे हमें डिटर्जेंट चाहिए, ठीक है। सोप्स आर कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल। जो सोप्स हैं वो कंप्लीटली आपके बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब कि उनको हम लोग रिसाइकल वगैरह कर सकते हैं, मतलब हार्मफुल नहीं है बेसिकली। बट वहीं में जो डिटर्जेंट है वो आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो आपके हार्मफुल होते हैं, ठीक है। सोप्स आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जो सोप्स है वो आपके इको फ्रेंडली है, मतलब कि एनवायरमेंट में कोई खतरा नहीं है उनसे। बट जो डिटर्जेंट है वो आपके एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जितनी भी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है वो आपके एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होती हैं। यहाँ पे हमने पूरी केमिस्ट्री को एक सिंगल वीडियो में कवर कर लिया है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, रात के 4 बज रहे हैं। इसके बाद मैं एडिटिंग करूँगा, फिर अपलोड करूँगा, फिर सुबह जब भी आपको ये वीडियो मिल रही होगी तब आपको मिल जाएगी। मतलब कि पूरी रात में जगने वालों, प्लीज़ यार लाइक कर देना, ठीक है। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको ये वीडियो शेयर कर दो। हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा कोई बच्चा अगर पहली बार आया है, कोई नया बच्चा दिख रहा है, तो भाई हमारी जो करियर फ्लेक्सिबल कम्युनिटी है बहुत प्यारी कम्युनिटी है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हर एक बच्चा यहाँ का बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी इस प्यारे से ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, दिख रहा है, तो उसको दबा दो। और उसके बाद उसके बगल में एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आगे जो वीडियो अपलोड करूँ, एसएसटी का एग्जाम है, मैथ का एग्जाम है, हिंदी का एग्जाम है, तो उसके लिए अगर वीडियो चाहिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने, उसके बाद मुझे सोना भी है, फिर तुम्हें सब लोग के लिए भी अपलोड भी करनी है, बहुत कुछ काम करना है। मैं चलता हूँ, बाय। ग्रेट, अपना ध्यान रखना, और साइंस के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।